नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष नमस्कार। कुमार वर्मा, प्रिंसिपल फार्मेसी। जी, प्रिंसिपल फार्मेसी मदुरै यूनिवर्सिटी रुड़की से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज के हमारे विशेष अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर विमल कुमार जी हैं। सर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये बहरहाल गुजरात के बड़ौदा यूनिवर्सिटी में डीन स्कूल ऑफ फार्मेसी चेयर कर रहे हैं। साथ ही ये गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट डीन का पद भी ये संभाल रहे हैं। सर का प्रोफाइल काफी इनरिच्ड है, एकेडमिया के साथ साथ रिसर्च और एडमिन इनका बड़ा ही स्ट्रेंथन है। और आज हम सर से उम्मीद करते हैं कि इनकी जो व्यक्तिगत जीवन की बातें जिसके बारे में सभी दर्शक जानने को इच्छुक हैं और जो इनका अपना विचार है इस मंच के माध्यम से हम सब तक पहुंचाएंगे। तो फार्मा लोग की तरफ से सर आपका बहुत बहुत स्वागत पुनः। और धन्यवाद। ये एक ऐसा जी जरा मैं फार्मा लोग की इस मंच के बारे में जरा सा बताऊं कि ये एक औपचारिक तौर पे या फिर अनौपचारिक तौर पे जैसा भी कहें, ये दूसरे मंच से तनिक सा भिन्नता रही है इसकी, जिसका प्रयास हम करते आए। क्योंकि वैसे तो प्रोफेशनल ये बॉडीज के कहते हैं प्लेटफॉर्म से तो हम बहुत सारी बातें करते हैं और साइंटिफिक इश्यूज पे डिस्कस करते हैं या रेगुलेटरी इश्यूज पे हम डिस्कस करते हैं। लेकिन ये मंच इस तरह से तैयार किया हमने ये सोच के कि जो हमारे दिग्गज आप जैसे हैं वो उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी हमारे सभी दर्शकों को, खासकर जो हमारे नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, तो उनको पता चले कि हम किस तरीके से हमारा कहते हैं ये बाल्यकाल रहा, पढ़ाई लिखाई रही, हम प्रोफेशन में किस तरीके से आए और हमारा कंट्रीब्यूशन क्या क्या है और आगे की हम सोच क्या रखते हैं, ताकि इन्हें ये हमारे नए बच्चे इससे बात से प्रेरित हों। तो इस भाव के साथ ही हमने ये प्रयास शुरू कर रखा है। तो सर इजाजत हो तो ये साक्षात्कार प्रारंभ किया जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी भारतवासी खुशहाल हों, निरोगी हों, ऐसी कामना भगवान से करता हूं। जी धन्यवाद सर। सर अब प्रश्न शुरू करते हैं। आदरणीय सर, कृपया आप अपने प्रारंभिक शिक्षा एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। बिल्कुल सही पूछा आपने। मेरा जन्म ललितपुर जिला जो कि उत्तर प्रदेश में है, झांसी से नजदीक और मध्य प्रदेश से सटा हुआ बुंदेलखंड का एक जिला है, उसके ग्राम कुम्हेड़ी में मेरा जन्म हुआ 1972 में। प्रारंभिक शिक्षा पहली क्लास से लेकर 5वीं तक गांव में हुई। जैसा कि आज जो भी जिनकी एज 50-55 के आसपास है, सभी का प्रारंभिक एजुकेशन सरकारी स्कूल्स में हुआ। मेरा भी एजुकेशन सरकारी प्राथमिक शाला में हुआ। पिताजी की कृषि का काम और छोटा मोटा साहूकारी का काम करते थे गांव में। और हम लोगों के एक अच्छा एजुकेशन मिले तो पिताजी ने बहुत सेक्रीफाइस किया। और ललितपुर जिला जो शहर है, हमारा गांव ललितपुर जिला से करीब 50 किलोमीटर दूर है, तो शहर में हम लोग को भेजा, नया मकान खरीदा और माँ के साथ हम लोग वहाँ रहे। तो 6वीं से लेकर के 12वीं तक का जो एजुकेशन मेरा ललितपुर शहर है जो छोटा सा, वहाँ पे हुआ। श्री वर्णिजन इंटर कॉलेज बहुत फेमस है ललितपुर का, वहाँ से मेरा हाई स्कूल किया मैंने। उसके बाद मैंने 12वीं राजकीय इंटर कॉलेज ललितपुर से किया। ये उसके 12वीं क्लियर करने के बाद सागर विश्वविद्यालय का उस समय एंट्रेंस एग्जाम होता था ऑल इंडिया लेवल का। उस एग्जाम को क्लियर करना बहुत टफ था। उस एग्जाम को मैंने क्लियर किया और फार्मेसी में B.Pharm में सागर में एडमिशन लिया।
पारिवारिक पृष्ठभूमि में मेरे पूज्य पिताजी तो नहीं है, लेकिन 90 ईयर्स तक वो बहुत निरोगी रहे, क्योंकि वो धर्म का पालन करते थे, रात्रि भोजन नहीं करते थे, हेल्दी रहे, उनको कोई बीमारी नहीं थी, 90 प्लस तक वो जिए। और जब वो जाने लगे तो उनको आभास हो गया था कि उनका अंतिम समय आ गया, तो उन्होंने कहा मुझे मंदिर ले चलिए, भगवान के दर्शन करते हुए हम जाएंगे। तो उन्होंने पूरी लाइफ मेहनत की। मेरा बड़ा भाई है वो एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से उसने बीआरएस लिया है अभी कुछ दिनों पूर्व मध्य प्रदेश में, और जो मेरी भाभी है वो आईएएस है, वो इंदौर में पदस्थ है। तो यही मेरी पृष्ठभूमि है। एक गांव से निकला, ललितपुर आया, ललितपुर से सागर, और सागर के बाद ऑलमोस्ट 24-25 साल से मैं गुजरात में कार्यरत हूँ। सर, ये वाकई एक प्रेरणादायक आपने अपने जीवन का प्रारंभिक शिक्षा का और फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि का वृत्तांत बताया। आज के बच्चों को चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हों, इतना ये सहज नहीं है इन हमारे आज के बच्चों को कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को सरवाइव कर पाए। तो जाहिर सी बात है सर, वाकई आप एक लेजेंड हैं। आपके दौर के सभी जो व्यक्ति हैं सबका लगभग ऐसा ही पृष्ठभूमि रहा है जो आज की डेट में सफलता के ये मकाम पे बैठे हुए हैं। तो ये वाकई आज के बच्चों के सही कहा लिए सोचने आपने। वाली बात है। 90% आज हम देखें जो भी शहरों में रह रहे हैं, 90% लोगों की पृष्ठभूमि ग्रामीण इलाके की है, राम जी। छोटे कस्बों की है, जहाँ पे कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। आपने तो अभी आजकल के बच्चों को सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। मुझे याद जी है जी कि सर। एक तख्ती लेके मैं स्कूल और एक चौक लेके स्कूल जाता था, साथ में अपनी खुद की दरी होती थी, और स्कूल में जो मिड डे मील में जो दलिया मिलता था वो भी मुझे आज याद है कि यूएन की तरफ से अमेरिका से आता था, उसके ऊपर मेड इन यूएसए लिखा होता था। तो सही वो बात। परिस्थितियों से आगे बढ़ के संघर्ष करते हुए, और माता पिता का जो सहयोग रहा कि उनकी पूरी जिंदगी गांव में निकली, खेती बाड़ी में निकली, पर उनको ये था कि बच्चों को आगे बढ़ाना है, पढ़ाना है। तो मेरा मानना ये है कि सबसे नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं अपने युवा लोगों नहीं। को कहना चाहूंगा कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ नॉलेज। अगर आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान को कोई नहीं बांट सकता। धन को बांटा जा सकता है, जमीन को बांटा जा सकता है, पर ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। ये शिक्षा मुझे अपने माता पिता से मिली। सही कहा सर आपने। और ये ज्ञान प्राप्ति के लिए जो संघर्ष और तपस्या है, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है, जो आपके जीवन से हमें सीखने को मिला। सर, ये दूसरा प्रश्न मैं लेना चाहूंगा कि स्कूल शिक्षा के उपरांत, जैसा कि अभी आपने बताया कि ऑल इंडिया लेवल पे जो सागर यूनिवर्सिटी का था, तो इस इंट्रांस में बैठने और फार्मेसी पाठ्यक्रम को अपना भविष्य बनाने के लिए आप किस प्रकार प्रेरित हुए, और साथ ही उस दौर में फार्मेसी की पढ़ाई में क्या-क्या चुनौतियां और अवसर थे, इस बारे में जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा मैंने कहा कि 12वीं ललितपुर से करने के बाद उस समय फार्मा एजुकेशन के इंस्टीट्यूट बहुत कम हुआ करते थे। मैं 90s की बात बता रहा हूँ आपको, 80-90 की बात बता रहा हूँ। शायद उत्तर प्रदेश में बीएचयू था, और मध्य प्रदेश में 2 ही इंस्टीट्यूट थे, एक SGITS इंदौर और सागर विश्वविद्यालय, जहाँ पे फार्मेसी का अध्यापन, फार्मेसी कोर्सेज थे। तो उस समय 32 सीट हुआ करती थी सागर विश्वविद्यालय में। 32 में से, जैसे हमें पता है, हमारा सिस्टम 16 सीट जनरल और 16 सीट रिजर्व हुआ करती थी। उन 16 सीट जनरल के लिए एक कंपटीशन के लिए पूरे भारत से लोग आते थे, क्योंकि सागर ही सेंटर होता था। सागर यूनिवर्सिटी का जो मैंने एंट्रेंस था उसमें मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम था, वो वेटिंग क्लियर हुआ, फिर मुझे प्रवेश मिला। चूंकि मैं हिंदी माध्यम से 12वीं में था, तो चुनौतियां तो काफी थी। मेरे जो मित्र थे, जो क्लासमेट थे,
हम लोग 16 स्टेट को बिलोंग करते थे। दैट डाइवर्सिटी उस समय सागर में देखी जाती थी। मेरा फ्रेंड त्रिपुरा से भी आया था MHRD के थ्रू, हिमाचल से अनुराग सूद जो ओवरऑल टॉपर रहा सारे बेगम में एमफॉर्म में, पंजाब से लोग थे, कर्नाटका, केरला। तो मैं बताना चाहता हूं कि 32 जो एडमिशन्स हुए थे उसमें ऑलमोस्ट 16 या 17 स्टेट को हम लोग बिलोंग करते थे। मैं यूपी से गया था। चुनौतियां ये थी कि हिंदी माध्यम से, कभी इंग्लिश माध्यम से पढ़ा नहीं था, सारा सब्जेक्ट इंग्लिश में था। एक डर था कि कैसे पास होंगे। लेकिन जब सागर में हम लोगों ने मैंने एडमिशन लिया तो उस समय एक और चुनौती थी सागर विश्वविद्यालय में कि थोड़ी बहुत रैगिंग होती थी, मैं स्वीकार करता हूं। उस समय हॉस्टल्स में सीनियर्स बुलाते थे, लेकिन थोड़ा इंट्रोडक्शन होता था। लेकिन सपोर्ट की हम जहां तक बात करें, सागर विश्वविद्यालय की जो बॉन्डिंग है फार्मेसी की, वो बॉन्डिंग और जगह होगी पर उतनी अच्छी बॉन्डिंग आपको देखने में नहीं मिलेगी जितनी सागर विश्वविद्यालय के सीनियर्स और जूनियर्स की बाद में बॉन्डिंग होती थी आफ्टर माइनर रैगिंग और इंट्रोडक्शन के बाद जो सीनियर्स वहां जो हेल्प करते थे उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। वो हमारे लिए सीनियर्स भगवान थे। आज हमारे सीनियर्स काफी सीनियर्स हैं। डॉक्टर मुकुल तेलंग जो अभी जीवाजी विश्वविद्यालय में हैं, डॉक्टर शैलेंद्र सराफ सर उस समय PhD कर रहे थे जब मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया। जब वो PhD कर रहे थे, जब मैं बीकॉम फाइनल ईयर में आ गया था, हमारे प्रैक्टिकल सर लिया करते थे। और सीनियर्स का जो सपोर्ट था, क्योंकि उस समय ना तो इंटरनेट था, ना इतनी रेफरेंस बुक अवेलेबल थी, ना इतनी बुक अवेलेबल थी। लाइब्रेरी से बुक्स को कुछ पेज को जीरोक्स करा लिया जाता था और ये सीनियर्स के नोट्स को पढ़ के, क्योंकि आज हमारे इंडिया ने इतनी तरक्की की है कि सारी एल्सेवियर की बुक्स आज की डेट में अवेलेबल हैं। बहुत सारे फार्मेसी प्रकाशंस आ गए हैं, लेकिन 90s में प्रकाशंस लिमिटेड थे। फॉरेन बुक्स बहुत कॉस्टली हुआ करती थी, जैसे रेमिंगटन बहुत कॉस्टली हुआ करती थी। लेकिन सीनियर्स ने सपोर्ट करके अपने छोटे भाइयों की तरह रखते थे और पूरा सपोर्ट। आप अगर कैंटीन में है तो कैंटीन में पे आपको नहीं करना है, अगर आपका सीनियर तो सीनियर्स पे करेगा। अब अगर ऑटो रिक्शा में है और सीनियर पहले से बैठा हुआ है तो सीनियर पे करेगा। वो प्रिविलेज और जो बॉन्डिंग हमारे सीनियर्स के साथ थी और आज भी है। आज मैं अगर कोकाटे सर को कहता रिक्वेस्ट करता हूं कि कोकाटे सर मेरे इंस्टीट्यूट में आपको सेमिनार में एज ए चीफ गेस्ट आना है, तो वो आते हैं। जितने भी सागर्स के सीनियर्स बड़ी बड़ी पोजीशंस में हैं, जैसे मैंने कहा डॉक्टर शैलेंद्र सराफ सर हैं, डॉक्टर CK कोकाटे सर हैं, ये हमारे जो एलुमनी हैं जितने सागर्स के, आज भी उतना ही सपोर्टिव हैं। आज भी मैं उनके लिए वही विमल हूं जो उस समय सागर विश्वविद्यालय में था। आज टीचर्स हमारे जो हैं, गुरु हैं सागर विश्वविद्यालय के, डॉक्टर BK दीक्षित, डॉक्टर MD खरिया सर, सारे सीनियर्स, सारे जो हमारे सीनियर्स प्रोफेसर्स, आज मैं उनसे मिलता हूं तो हमें वही महसूस होता हूं कि मैं आज B.Pharm का छात्र हूं। इतना अच्छा डिसिप्लिन उस सागर ने हमें सिखाया। लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, तो जैसा कई महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कहा है कि पहला अगर आप सीढ़ी चढ़ा दे कोई आपको, तो बाकी सीढ़ियां आप चढ़ जाते हैं। तो पहली सीढ़ी चढ़ाने का काम सागर विश्वविद्यालय ने किया, जहां से मैंने एमफॉर्म किया। चुनौतीपूर्ण था, हॉस्टल्स लाइफ उस समय टफ थी, इस तरह के मेस फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन मेरा मानना है कि लोग चुनौतियों से ही सीखते हैं। अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल आपको दूं कि कोरोना काल में हम PP किट नहीं बनाते थे, लेकिन हमारे देश के सामने चुनौती आई तो आज हम 5 लाख PP किट बना रहे हैं। तो वो चुनौतियां ही लोगों को सिखाती हैं। जहां फैसिलिटी कम होती हैं वहां लोग ज्यादा सीखते हैं, मेरा ऐसा मानना है। सही कहा सर आपने। और उस दौर की बात जो आपने जब भी बताई तो मुझे भी अपना कॉलेज लाइफ याद आया जब मैं हमदर्द में पढ़ा करता था। अभी भी जैसे बॉन्डिंग की बात आपने कही, सही में
ये टीचर्स की और खासकर सीनियर्स की, जस्ट सीनियर, सुपर सीनियर्स, ये तो हमेशा ही एक बड़े भाई की तरह संरक्षण देते रहे। लेकिन हाँ, ये संरक्षण से पहले वो जैसे ट्यूब में पंचर लगाने से पहले रगड़ लगाई जाती है ताकि बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत हो। तो जिसने जितनी अच्छी इंट्रोडक्शन ली कहा जाए, उनसे तारुफ उतना ही गहरा रहा। तो ये तो है सर। और वैसे भी सागर यूनिवर्सिटी के एलुमनाई एसोसिएशन के बारे में चर्चाएं अलग अलग मंच पे अक्सर होती रही हैं, और ये अपने आप में एक माइलस्टोन है, चाहे भारतवर्ष में हो या विदेशों में भी। जो सागर के एलुमनाइज हैं अपने जूनियर से आपस में भी उनका जो ट्यूनिंग है, वाकई सर मैंने भी अक्सर सुना है और कई मंचों पे भी इसके बारे में जिक्र हुआ है, आपने भी बताया, तो वाकई सुन के दिल गदगद हुआ। मैं इसी संदर्भ में आपसे अगला प्रश्न करना चाहूंगा। हो सकता है कि ये चीजें आज के बच्चे शायद ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, कह नहीं सकते। तो अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि जब आप विद्यार्थी थे तब और आज के फार्मेसी की पढ़ाई में क्या परिवर्तन आप महसूस करते हैं सर? काफी परिवर्तन आ गया है। जब मैं बीफॉर्म में था तो सीनियर्स के द्वारा दी गई बुक्स, सीनियर्स के द्वारा दिए नोट्स, संसाधन बहुत कम थे। इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर थे तो लिमिटेड थे, वो बीफॉर्म के स्टूडेंट्स को यूज नहीं कर सकते थे। जहां तक मुझे याद है कि जब एमफॉर्म का मेरा डिजर्टेशन टाइपिंग के लिए उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स टाइपराइटर होते थे। आज कंप्यूटर में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप अंडू कर सकते हैं चीज को टाइप करने के बाद, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पर लिख लिया तो आप वापस नहीं जा सकते। ये ऐसा है कि एक बार बंदूक से गोली निकल गई तो वापस नहीं आ सकती थी। तो सही मेरा कहा। ये मानना है कि उस समय इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर होते थे जो सिविल लाइंस में हमें जाना पड़ता था टाइप कराने के लिए, कंप्यूटर अवेलेबल नहीं था। इंटरनेट भी उस समय नया नया था, पर हमारे विश्वविद्यालय में उस समय शायद इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी। जो भी हमें लिटरेचर सर्वे था वो करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। मेरा एमफॉर्म पीएचडी का लिटरेचर सर्वे के लिए हमें सीडीआरआई लखनऊ जाना पड़ा, आरआरएल जम्मू तवी, अब जो IIIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन है, जम्मू तवी जाना पड़ा। वहां पे भी एक रूम होता था, वहां पे सीडी होती थी, वो सीडी से कीवर्ड, आपका जो कीवर्ड है वो देते थे और वो आपको पर पेज पर प्रिंट चार्ज करके आपको दे दिया करते थे रेफरेंस। हाँ, मिडलार्क करके सीडी आया करती थी तब, यस मिडलार्क। यस यस, मिडलार्क हाँ करके सीडी से वो आपको उतने पेजेस वो दे दिया करते थे जितने आपके एब्स्ट्रैक्ट होते थे, फुल पेपर तो होते ही नहीं थे। हाँ, अगर वहां पे लाइब्रेरी में अवेलेबल है अगर वो जर्नल, तो आप जीरोक्स करा सकते हैं। तो जब मैं पीएचडी कर रहा था तो काफी जीरोक्स मैंने आरआरएल जम्मू तभी से कराए, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, हर्बल टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है IIIM, और भारत सरकार ने उसका नाम इसी लगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू तवी। तो वहां पे काफी रहा। आज के विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि सुलभताएं बढ़ गई हैं, काफी सुलभ है। फिंगर टिप आपके मोबाइल फोन पे सब कुछ अवेलेबल है, गूगल आप करिए, आपको नोट्स मिल जाते हैं, आपको पीपीटी मिल जाते हैं। इंटरनेट आज गांव गांव पहुंच गया है। रेफरेंस बुक की मैं बात करूं तो इजीली अवेलेबल है और चीप भी है। टेक्स्ट बुक भी काफी चीप है। मैंने कहा ना, बहुत सारे पब्लिशर्स हैं जो आज, जो बुक्स पहले 5,000 रुपए में आती थी, आज वो बुक 500 रुपए में आती है। तो रेट बढ़ना चाहिए था बुक के, पर रेट काफी कम हुआ। और जैसा कि हुआ कि जो भारत की महानता इसमें है कि हमने जो एक फार्मेसी पावर बनाया, तो एल्सेवियर जैसे बड़े बड़े पब्लिशर्स, टेलर एंड फ्रांसिस जैसे पब्लिशर्स को इंडियन नेपाल के एडिशन निकालने पड़े। तो मार्टिन, अब जब हमारे समय मार्टिन शायद 5,000 रुपए में आती थी, आज मार्टिन फिजिकल फार्मास्यूटिक्स अवेलेबल हो जाती है 700-800 रुपए में। तो ये एक भारत की ताकत रही, भारत की फार्मा की ताकत रही कि सारे मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में ही प्रिंटिंग, क्योंकि भारत में एक प्रिंटिंग सस्ती हो सकती है, ब्रिटेन में पॉसिबल नहीं था, अमेरिका में पॉसिबल नहीं था। तो आज के छात्रों को मेरा ये कहना है कि बहुत थोड़ा सुलभ है, इंटरनेट यूज कर सकते हैं, पीपीटी है, क्लासरूम है। जैसे आज अगर हम कहें कि अगर 1996 और 1995 में अगर कोरोना आता
तो क्या हम ऑनलाइन टीचिंग कर सकते थे? क्या हम ये ऑनलाइन संवाद जो आज पामालोक में हो रहा है हम कर सकते थे? नहीं, नहीं था पॉसिबल। उस समय लैंडलाइन था, संभव मोबाइल भी नहीं नहीं है। था उस समय। जी, और आप पत्राचार के थ्रू कर सकते थे और आप प्रकाशित कर सकते थे किसी का इंटरव्यू, पर इस तरह आमने सामने बैठ के हम नहीं कर सकते थे। तो आज जो सुविधाएं हैं, आज के छात्रों को मैं कहना चाहूंगा कि उसका सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना करें। क्योंकि दुरुपयोग का मतलब ये होता है कि इंटरनेट पर इतनी सारी जानकारियां हैं, पर जो जानकारियां आपकी काम की हैं, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, उतने ही जानकारी आपको कलेक्ट करना है, बाकी नहीं। अब इंटरनेट मतलब एक पूरा समुद्र है। आप कितना आपको ग्रहण करना है, ये हमें सीखना होगा। और जो सही जानकारी है, ऑथेंटिक जानकारी है, जैसे बहुत सारे मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, डोंट गो फॉर द विकीपीडिया। विकीपीडिया कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। एक जानकारी आप हासिल कर सकते हैं विकीपीडिया, विकीपीडिया क्या है, क्योंकि कोई भी एडिट कर सकता है उसको, पर आप साइंस के लिए विकीपीडिया की जानकारी को यूज नहीं कर सकते। एक जनरल नॉलेज के लिए विकीपीडिया यूज कर सकते हैं आप, लेकिन जहां तक साइंटिफिक नॉलेज की बात है, आप विकीपीडिया के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। आपको एक सही जानकारी का सोर्स आपको कंप्यूटर डेटा माइनिंग के द्वारा करना पड़ेगा। सही कहा सर। पढ़ाई का आयाम बहुत ज्यादा बदल गया है। जिस संघर्ष के काल से आप हम निकले हैं, देखा जाए तो आज के बच्चों को के हाथों में ही सारी चीजें हैं। अ, सही कहा आपने। और जी, अब ऐसे में जिस तरह से आपने कहा कि इंटरनेट एक समुद्र है, सही बात है। तभी तो इंटरनेट सर्फ करने की बात कही जाती है। सर्फिंग बोट पे एक जैसे एक सर्फर सर्फ करता है, और जरा सा भी संतुलन बिगड़ने पे तो उसके डूबने और बर्बाद हो जाने की पूरी संभावना रहती है। तो ज्ञान का सागर है इंटरनेट। गूगल से कुछ भी प्रश्न पूछे वो जवाब देगा, लेकिन हमें कौन सा उसका जवाब चुनना है, वो एक हंस की तरह बनना पड़ेगा। दूध अलग करें और बिल्कुल। पानी अलग करें, तभी हो यस यस। पाएगा। और ये बिना गुरु के संरक्षण और मार्गदर्शन के संभव नहीं है। तभी तो नहीं। कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, वो आने वाले टाइम वक्त में जो शिक्षकों का रिप्लेसमेंट करेगा, लेकिन वो चीज तो नहीं बता पाया जाएगा ना, जो एक टीचर अपने स्टूडेंट को उसके हाव भाव देखते हुए और सारी बातें उनकी जरूरत के हिसाब से एनालाइज करके वो दे सकता है। तो वो तो एक गुरु के बिना संभव नहीं है। तो बिल्कुल चीजें सही बढ़ कहा। गई हैं, सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन वैसी ही सावधानियां भी उससे कहीं ज्यादा रखने की जरूरत है। लेकिन मैं बहुत अच्छा ये भी बताया। वर्मा जी ऐड करना चाहूंगा, ये बड़ा चैलेंज है टीचर्स के लिए। 1996 में चैलेंज नहीं था, क्योंकि नॉलेज अवेलेबल नहीं थी पब्लिक डोमेन में। आज पब्लिक डोमेन में सभी जानकारियां हैं, तो क्लास को किस तरह से इंटरेक्टिव बनाया जाए, क्लास को किस तरह से इंटरेक्टिव बना के स्टूडेंट को उसमें जोड़ा जाए, ये आज की टीचिंग फर्टर्निटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सही कहा सर आपने, क्योंकि कई सारे जो लास्ट बेंचर्स हमारे टाइम में भी होते थे जो खुराफात करते थे, आज की डेट में भी लास्ट बेंचर हैं वो। आप कोई टॉपिक ब्लैक बोर्ड पे शुरू हो रहा है और वो गूगल करके आगे आगे बोलना शुरू करते हैं अपने प्रेजेंस को यस शो करने के लिए। यस तो जाहिर यस। सी बात है, यहाँ सतर्कता बहुत मायने रखती है, बहुत मायने हर रखती है। तरीके से बहुत मायने रखती यस है। तो आज यस। के बच्चों के साथ साथ हमें भी बदलाव की जरूरत है, टीचर्स को भी। और जो कर रहे हैं वाकई, अब जैसे आपने भी बताया तकनीक का उपयोग हम कितने कम समय में सीख लिए और उस पे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये तो हमारे आपके सीखते रहने की जो जिज्ञासा है, उसका ही परिणाम है। सर, बिल्कुल अगला सही कहा। प्रश्न आपसे इसी के कंटिन्यूटी में करना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने फार्मेसी फील्ड को तकरीबन 3 दशक से ज्यादा सेवा दी है, अध्ययन अध्यापन के साथ साथ अपने व्यवसायिक जीवन में भी। तो आप अपने इस सफर को किस रूप में देखते हैं? काफी संतुष्ट हूं मैं अपनी, जो मैंने जैसे जिस तरह से शुरुआत की। और मैं अगर आपको अपना प्रोफेशनल्स
ड्यूटीज और प्रोफेशनल कैरियर्स के बारे में आपको बताऊं कि मैंने 1996 में सागर विश्वविद्यालय से एमकॉम करने के बाद 1996 में मैंने केबीआई पर, केबी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो गुजरात का पहला फर्स्ट सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट था, मैंने ज्वाइन किया। 1996 में ज्वाइन करने के बाद वो इंस्टीट्यूट नया था, फर्स्ट ईयर में ही मैंने ज्वाइन किया था एज ए ऑलमोस्ट फाउंडिंग मेंबर। चुनौतियां थी क्योंकि गुजरात का पहला सेल्फ फाइनेंस कॉलेज था और गुजरात में पहले से ही एलएम इंस्टीट्यूट, एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो आज 72 साल पूरे कर चुका है, ऑलमोस्ट 74 साल, 1947 का है, तो आज 2021 74 इयर्स कंप्लीट कर चुका है। और वो कॉलेज गुजरात यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था और दूसरा कॉलेज हमारा जो आज केबीआई पर के नाम से भी जाना जाता है, एफिलिएटेड था। वहां पे मैंने अध्यापन कार्य शुरू किया। 2003 तक मैं वहां रहा, वहीं से मेरा पीएचडी था और पीएचडी कंप्लीट वहां से हुआ। और 2003 में निरमा यूनिवर्सिटी हैज स्टार्टेड फार्मेसी प्रोग्राम, सो आई ज्वाइंड एज ए फाउंडर मेंबर। और 2017 से मैं आईटीएम स्कूल ऑफ फार्मेसी एज ए फाउंडिंग डीन यहाँ वर्क कर रहा हूँ। तो जहां तक मेरा 24-25 साल का जो सफर है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि तीनों इंस्टीट्यूट को मुझे ज्वाइन करने का फाउंडिंग मेंबर्स ऑलमोस्ट पहले दिन से, जब इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग नहीं थी, जब केबीआई पर मैं ज्वाइन किया तो टेम्परेरी बिल्डिंग में लगता था, वो एक स्कूल में लगता था। मेरे सामने सारा लैब्स तैयार हुए, बिल्डिंग तैयार हुई और वो इंस्टीट्यूट इंडिया के टॉप 10 इंस्टीट्यूट में आया केबीआई पर। केबीआई पर से सबसे ज्यादा संतुष्टि जब मिली, मेरा स्टूडेंट जितेंद्र पटेल ने गेट में पूरे इंडिया में टॉप किया। सन 2000 में जितेंद्र पटेल स्टूडेंट था हमारा और टॉप 10 में हमारे 3 स्टूडेंट्स थे। उसमें से एक ध्वनित था, आज हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मेडिसिन विभाग में अध्यापन कार्य कर रहा है। आई थिंक ही इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया बिकम ए फैकल्टी मेंबर इन मेडिसिन, बिकॉज हार्वर्ड में इकोनॉमिक्स में काफी लोग रहे हैं, तो मेडिसिन विभाग में ही इज वर्किंग एज ए फैकल्टी। तो काफी अच्छा संतुष्ट रहा मैं उस कार्य से। उसके बाद जब मैंने 2003 में निरमा ज्वाइन किया तो हिस्ट्री जैसे रिपीट होती है वही हुआ। 2010 में फिर से निरमा के स्टूडेंट ने पूरे जीपेट में, फर्स्ट जीपेट में ऑल इंडिया टॉप किया। तो निरमा यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी 2003, और सबसे सुखद मेरा अनुभव रहा जब निर्फ रैंकिंग में 2016 में इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी निरमा को पूरे इंडिया में 5वां रैंक मिला। मणिपाल को नंबर 1 मिला था उस समय और 5वां रैंक मिला। तो आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ काम करते हैं जिसके इंडिया में 5th नंबर निफ्ट रैंकिंग मिला हो, तो सुखद लगता है, अच्छा लगता है। उसके बाद 2017 में मैंने बड़ौदा में आईटीएम यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। यहाँ 3.5 साल से मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ एज ए फाउंडिंग डीन। सो ये तीसरा इंस्टीट्यूट है जो जिसके डेवलपमेंट में मेरी सहभागिता है और अच्छा लगता है कि शुरुआत में मेरा इंस्टीट्यूट जीटीयू से एफिलिएटेड था, अब हमारी खुद की यूनिवर्सिटी है आईटीएम एसएलएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा। तो 3.5 साल के सफर में मेरे स्टूडेंट ने जीटीयू में भी 2nd नंबर पे एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे अभी 3.5 साल में मैं रिसर्च तो नहीं आ सकता, पर जो एनुअल एग्जाम होता है जीटीयू का उसमें 2nd पोजीशन मिली हमारे स्टूडेंट्स को। करीब करीब 70 कॉलेज एफिलिएटेड हैं जीटीयू से, तो एक नया कॉलेज आता है और वो दूसरी पोजीशन हासिल करता है, उसके स्टूडेंट दूसरी पोजीशन हासिल करते हैं, इससे सुखद अनुभव किसी भी फाउंडिंग डीन को नहीं हो सकता। तो मैं बहुत, और अपने कलीग्स का मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ, चाहे मैं केबीआई पर में था, चाहे निरमा में था और आज मैं आईटीएम में हूँ। जो भी मैं हूँ
वो मेरे सीनियर्स, सागर के सीनियर्स, सागर के टीचर्स और मेरे टीम, मेरे कलीग्स जो हमेशा मेरे साथ सिनर्जी में काम किया। सिनर्जी में उसको कहता हूं वर्मा जी, 1+1 हम हमेशा कहते हैं 2 होते हैं, और मैं मानता हूं कि सिनर्जी वो होती है जब 1+1 11 होते हैं। तो मैं डेफिनेटली हमेशा सर। उस सिनर्जी में विश्वास करता हूं अपने जीवन में कि एक और एक को मिला दिया जाए तो 11 हो जाते हैं। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि ऐसी टीम आईटीएम में भी मुझे मिली, हर जगह मुझे एक ऐसी टीम मिली काम करने वालों की कि जिन्होंने हमेशा सहयोग दिया, और अपने उन सहयोग के कारण आज भी मैं अपने सभी साथियों का जो छूटते गए पुराने इंस्टीट्यूट में, आज भी उन सभी का शुक्रगुजार हूँ। सही कहा सर आपने। ये टीम वर्क बहुत मायने रखता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर उठाने के लिए। ये टीम में जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे स्टूडेंट ही हैं जो कि फ्लैग लेके आगे बढ़ते हैं। जैसे भी आपने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने स्टूडेंट की बात बताई, वाकई ये गर्व की बात है हम सभी भारतवासियों के लिए। आप तो उनके टीचर रहे और उनके सरपरस्त रहे, तो ये तो वाकई आप जिसको कहते हैं ना, आम आम का बागीचा लगाने वाला माली जब आम फल देता है तो उसका स्वाद दुनिया पाती है, तो सबसे ज्यादा संतुष्टि उस माली को ही होता है। तो यहाँ टीम वर्क के साथ साथ सर लीडरशिप बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है जो आप में है। तो सर इसी बात को हम आगे अब बढ़ाते वर्मा हैं। जी, मैं एक और जोड़ दूं, जहां तक आपने कहा छात्रों का कहा, तो एक तो ये सुखद अनुभव है, दूसरा और सुखद अनुभव मैं आपको बताऊं कि फार्मा से कोई आईएएस अगर डायरेक्ट निकला हो तो एक आध कोई एग्जाम्पल होगा इंडिया का, बीफॉर्म एमफॉर्म करने के बाद। सुखद तब लगता है कि आज मेरा छात्र, हमारे गुजरात में छोटा उदयपुर है, आदिवासी इलाका जी। है छोटा उदयपुर, हम्म। वहां का जो आज कलेक्टर है वो मेरा बीफॉर्म स्टूडेंट है निर्मा यूनिवर्सिटी का, ये तो सुजल वाकई सर। मायात्रा। जी जी, सुजल ये तो वाकई। मायत्रा Sujal Maitra, who cleared the IAS, directly cleared the IAS exam, and right now he's doing very well in a Chota Udaipur, that's a total tribal area, and he is a IAS. तो हमेशा मैं टीम को ये कहता हूं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो आप ग्रो करेंगे। जैसे आपने कहा ना कि स्टेक होल्डर्स, जब सारे स्टेक होल्डर्स काम करते हैं तभी ग्रोथ होती है, प्रगति तभी होती है। हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अकेला क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता अकेला। हम सब स्टेक होल्डर्स जब तक उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देख लें, मैं एक राष्ट्र की बात कर रहा हूं, और जब आप एक इंस्टीट्यूट लेवल पे आते हैं, एक यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं, और जब सारे स्टेक होल्डर्स हेल्प करते हैं तो इंस्टीट्यूट ग्रो करता है। तो मैं अपने साथियों को एक बात हमेशा कहता हूं कि जब इंस्टीट्यूट ग्रो करेगा तो आप ग्रो करेंगे, और जब इंस्टीट्यूट ग्रो नहीं करेगा तो आप ग्रो नहीं कर सकते। इंडिविजुअल ग्रोथ डेफिनेटली नहीं सर। हो सकती किसी की। इंडिविजुअल का कोई मतलब ही नहीं है सर। तभी तो एक संस्कृत में पुराना श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब सभी सुखी और सभी संपन्न और सभी निरोगी होंगे तो हम तो अपने आप ही हो जाएंगे। सर यही भाव भारत को विश्व में एक अलग स्थान दिलाता है, और आप इसको चरितार्थ भी कर रहे हैं सर। तो सर जैसे कि आप हम सभी युवाओं के लिए एक जीवंत प्रेरणा स्रोत हैं। तो सर हम ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों की तरफ से कि फार्मेसी में आप किसे अपना रोल मॉडल मानते हैं? काफी रोल मॉडल रहे। जब मैं विश्वविद्यालय का जो मेरा एमफॉर्म था कंप्लीट करने के बाद, जब मैं केबी इंस्टीट्यूट में जुड़ा, तो उसके जो फाउंडिंग प्रिंसिपल थे डॉक्टर एनएस परमार, डॉक्टर एनएस परमार साहब उस समय इंडियन फार्माकोलॉजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और उनका जो कार्य करने की जो पद्धति थी, मैं मानता हूं कि अगर मैं उनका 10% भी सीख लूं तो मैं एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर एंड टीचर बन सकता हूं। और उनकी जो कार्य करने की पद्धति थी वो एक नारियल की तरह थी, बाहर से कठोर और अंदर से उतना नर्म थे। डिसिप्लिन के मानने वाले थे। अगर 8 बजे का कॉलेज होता था तो 7:55 पे सर की गाड़ी कॉलेज में होती थी, सबसे पहले पहुंचने वाले सर होते थे। और उनकी एक ऑरा जो था
कि अगर आप केबीआई पर में आए और उनको मैं आपको बता दूं कि इंडिया का बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड, फर्स्ट बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड प्रोफेसर डॉक्टर एनएस परमार सर को मिला था। और इतने हम्बल थे वो कि नागपुर में वो रिसीव कर रहे थे तो उस समय उनका कोई टीम मेंबर नहीं था। उन्होंने कहा कि ये मैं आज ये बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड मैं रिसीव कर रहा हूं अपनी टीम की तरफ से, आज जो भी हूं मैं टीम की तरफ। तो भारत वर्ष का फर्स्ट बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड जो एपीटीआई का था वो प्रोफेसर एनएस परमार सर को मिला। और उनकी का ऑरा था, जब वो खड़े होते थे क्लास के बाहर तो आप किसी की एक बड़ा चैलेंज था टीचर्स के लिए। कोई भी टीचर 1 या 2 मिनट पहले क्लास नहीं छोड़ सकता था। अगर क्लास छूट गई और अगर परमार सर राउंड में हैं तो हमारा सिर झुक जाता था। वो कहते कुछ नहीं थे किसी से, वो सिर्फ इतना कहते थे कि भाई क्या हुआ सर, 2 मिनट पहले क्लास छूट गई मेरी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्या लेने वाले हैं आप, या आपने जो पढ़ाया था उसको समराइज कर लेते हैं। ऑलवेज उनका सजेशन होता था। और लेकिन वो सजेशन अगर एक बार किसी को मिल गया तो लाइफ टाइम सजेशन होता था। उसके बाद वो फैकल्टी कभी भी क्लास को पहले नहीं छोड़ सकती थी। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटर मैंने जो अपनी लाइफ में देखा कि जिसकी बॉडी सिर्फ खड़ा होना ही, बोलना तो ठीक है, सिर्फ खड़ा हो जाना और ऐसे रिस्ट वॉच को देखना कि मतलब मिस्टर यू आर लेट, कहते नहीं थे वो, कहते कभी नहीं थे वो किसी से। सिर्फ रिस्ट वॉच को लेना ही हमारे लिए एक क्या कहें मैं कि मान लेता था मैं कि हमसे कोई गलती हुई है, क्योंकि सर ने अगर रिस्ट वॉच देखी है तो इसका मतलब या तो आज हम कॉलेज 2 मिनट लेट आए हैं या फिर क्लास चुकी, कोई ना कोई गलती हुई है। तो एक ऑरा जो था उनका। और दूसरा कि जहां तक मैंने कहा कि कई रोल मॉडल रहे हैं जिन्होंने अच्छा काम किया। मेरे गुरु थे, वो पीएचडी गाइड भी थे, डॉक्टर एनएस परमार। और उनके जो गुरु थे प्रोफेसर एमएल सराफ, जिनको हम फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन कहते हैं, उनके बारे में जब वो बात करते तो लगता था कि टीचर्स कहते होते थे। वो बताते थे कि एमएल सराफ साहब 0 क्लास लेते थे, क्योंकि वो उस समय सागर विश्वविद्यालय के फार्मेसी डिपार्टमेंट के हेड थे जब प्रोफेसर परमार स्टूडेंट थे। तो 0 क्लास का मतलब कई लोग तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा 0 क्लास का मतलब क्या होता है। अगर आपका कॉलेज 10 बजे से लगता है यूनिवर्सिटी, तो वो 9 o'clock से 9 to 10 0 क्लास लेते थे। और जब उनको कहीं बाहर जाना होता था तो ड्राइवर से कहते थे कि सूटकेस लेके आ जाओ घर से, लास्ट क्लास कंप्लीट करने के बाद सीधे स्टेशन जाते थे। वो डेडिकेशन परकुलेट हुआ डॉक्टर परमार में प्रोफेसर एमएल सराफ सर से। अब मैं कितना ले पाया अपने गुरुदेव से, ट्राई करता हूं मैं, पर जिस दिन मैं डॉक्टर एनएस परमार सर का 10% भी जाऊंगा उस दिन मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। और जहां तक डॉक्टर सीके कोकाटे सर मेरे सागर के एलुमनाई रहे, हमेशा फक्र से सीना चौड़ा हो जाता है जब मैं बात करता हूं कि डॉक्टर सीके कोकाटे इज माय सीनियर, डॉक्टर शैलेंद्र सराफ सर इज माय सीनियर। तो फक्र से सीना चौड़ा हो जाता है कि सागर यूनिवर्सिटी के हमारे जो एलुमनाई हैं आज फार्मा स्पेशली टीचिंग में उनका सहयोग और उनका नाम काफी है और उन्होंने काफी कुछ अर्जित किया है फार्मास्यूटिकल एजुकेशन में। सर आप वाकई आपके जो प्रेरणा स्रोत हैं, रोल मॉडल्स हैं, ये अनुकरणीय है। और आपसे बात करते हुए मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। और जैसे कि आपने उनके बारे में बताया तो वो मैं भी अनुभव कर रहा था कि आप किस तरीके से वो वक्त आपने जिया होगा, उनका आशीर्वाद पाया होगा। तो आपके माध्यम से ये आशीर्वाद मुझे और मेरे दर्शकों को भी ये मिलता हुआ महसूस हो रहा है। जाहिर सी बात है, फादर ऑफ फार्मेसी अपने सराफ साहब के बारे में जिक्र होना भी ये अपने आप में एक बड़ी बात है हमारे इसमें।
और आप तो उनके जो शिष्य हैं उनके शिष्य, तो यानी एक गुरु शिष्य परंपरा को मैं यहाँ पे जीवंत होता हुआ देख रहा हूँ सर। तो वाकई आपका जीवन धन्य है सर, और आपसे बात करके हम सभी धन्य महसूस करते हैं सर। सर एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना था यदि इजाजत हो तो। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे आप प्रोफेशनल लाइफ में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं और कई तरह के पोर्टफोलियो को आप हैंडल भी कर रहे हैं और लंबे टाइम से इसको निभा भी रहे हैं सफलतापूर्वक, तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में जो संतुलन है, बैलेंस है, इसको आप कैसे बना पाते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। वर्मा जी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने कहा ना मैं सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी में भी ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। जीटीयू में हमारा जो वल्लभ विद्यानगर जोन है उसमें करीब 12 से 15 कॉलेज आते हैं एग्जैक्टली, उसका मैं डीन हूँ। और तीनों इंस्टीट्यूट में फाउंडिंग मेंबर रहा हूँ, तो काम ज्यादा करना पड़ता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, निरमा में जब मैंने ज्वाइन किया तो आई वॉज द ओनली मेल मेंबर, बाकी सारे फीमेल्स मेंबर थे। वो उनकी एक लिमिटेशंस होते हैं काम करने के। दे आर वेरी गुड, दे ऑल आर वेरी नाइस, दे आर डूइंग वेरी वेल, बट एक लिमिटेशंस होते हैं। हम समझ सकते हैं फीमेल होने के लिमिटेशंस होते हैं। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट परचेज करना है और आपको फैक्ट्री साइट पे जाना है तो आप लेडीज फैकल्टी को नहीं भेज सकते। आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। बीइंग ए मेल मेंबर मुझे ही जाना पड़ता था। अगर ऑटोक्लेव खरीदना है तो जाके देखना है, उसका स्पेसिफिकेशन देखना है, उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है, वाटर टेप कौन सा लगेगा उसको मुझे देखना है, बिल्डिंग के जो आर्किटेक्चर्स है उससे मुझे ही बात करनी है। उनका टीचिंग कार्य बहुत अच्छा था, पर जो अदर एक्टिविटीज थी, अगर एयरपोर्ट पे किसी को लेने जाना है, वो सब मैं कह रहा हूँ ना, मैं अकेला मेल मेंबर था स्टार्टिंग में निरमा में, फार्मेसी में। तो अगर पीसीआई इंस्पेक्टर्स आ रहे हैं, आईसीटी इंस्पेक्टर्स आए, कुछ भी कार्य है जो भी यूनिवर्सिटी के बाहर का, वो मुझे ही करना है। क्यों? क्योंकि मैं अकेला मेल मेंबर था उस समय, बाकी जो 4 फैकल्टी थे वो फीमेल मेंबर्स थे। तो सामंजस्य बिठा पाना बहुत डिफिकल्ट रहा, आज भी डिफिकल्ट है। फैमिली के साथ जो पर्सनल लाइफ है, जहां तक मैं अपनी पर्सनल लाइफ के, मेरी वाइफ हैं वो एमएससी किया हुआ है उन्होंने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से। भगवान की कृपा से मेरी इस साल बिटिया ने आईआईटी क्रैक किया है, और आईआईटी रोपड़ जो चंडीगढ़ के पास है उसमें उसको दाखिला मिला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। गर्ल्स में उसका ऑल इंडिया रैंक 500 के आसपास रहा, पढ़ने में अच्छी है वो। एनटीएससी गुजरात की टॉपर है वो, और अच्छा कर रही है। बेटा 8वीं में है, लेकिन उनको हमेशा एक शिकायत रहती है बच्चों को कि पापा आप उतना समय नहीं देते हम लोगों को जितना आपको देना चाहिए। मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा अपनी वाइफ स्वाति जैन को, कि पूरा सहयोग रहता है उन लोगों का। थोड़ा थोड़ा नाराज रहते हैं, सबके घर में नाराज रहते हैं थोड़ा थोड़ा, कि मुझे जितना पर्सनल लाइफ में ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान मैं नहीं दे पाता हूँ। फिर भी सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता हूँ कि फैमिली भी नाराज ना हो। हमारे जो कलीग्स हैं कॉलेज में, उनको भी टाइम देना पड़ता है, उनकी समस्याएं होती हैं, तो दोनों के बीच सामंजस्य बिठाना थोड़ा तो मुश्किल है, पर कोशिश करता हूँ सामंजस्य बिठाने की। सर वाकई आपका जो ये अनुभव है, ये हर सफल व्यक्ति के साथ ये समस्या रही ही है कि व्यक्तिगत जीवन और जो व्यवहारिक जीवन है, प्रोफेशनल लाइफ, उसमें कहीं हम ज्यादा वक्त देते हैं तो वो किसी न किसी का वक्त जरा कम होता ही है। फिर भी इसमें बिल्कुल जो अपने परिवार के सदस्य हैं या अपने साथ प्रोफेशनल जो एरिया में जो हमारे जो कोलिग्स हैं, वो सबका सहयोग ही हमारी सफलता के लिए मायने रखता है। इसलिए यस यस सबको धन्यवाद तो देना बनता ही है सर। यस, सर हमारे अब यहाँ परिवार की अगला भागीदारी पूरी रहती है। पूरी रहती है आप सर, ये उनके सहयोग के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। जी जी जी।
सर इसी संदर्भ में मैं ये अपने वार्तालाप को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जैसे सर करियर के इस मुकाम पर पहुंचकर अब आपको कैसा लगता है? इसके और साथ ही आप अपने कुछ अविस्मरणीय अनुभवों को एक अपने सफर के दौरान जो आपने पाए होंगे वो हमारे दर्शकों से साझा करें प्लीज। देखिए, मेरा मानना है कि लाइफ में एक चीज मैंने जो सीखी है और मेरे गुरुदेव डॉक्टर परमार ने सिखाई है कि आप जिस चीज की प्रैक्टिस जितनी करेंगे आप उतना सफल होंगे। मैं यहाँ एक कोट इसलिए महाभारत का कर रहा हूं कि जब आपको, अगर अभी महाभारत में फिर से आया था कि भीम अंधेरे में खीर खा रहा था, तो अर्जुन ने गुरुदेव से पूछा, द्रोणाचार्य से, कि गुरुदेव इतने अंधेरे में सारी खीर भीम के मुंह में क्यों जा रही है? अंधेरा था उस कमरे में, खीर की बहुत बड़ी कटोरी थी, पर बोले एग्जैक्टली मुंह में क्यों जा रही है उसके? तो द्रोणाचार्य ने एक बात कही कि अभ्यास 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 अभ्यास। अगर आप, वो बोले भीम को अभ्यास हो गया खाने का, तो वो अंधेरे में भी खा सकता है कितना भी अंधेरा हो। और उससे अर्जुन ने सीखा कि अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो धनुर्विद्या में जो प्रैक्टिस अर्जुन ने की, वो सीख मेरे गुरु NS परमार सर ने मुझे दी कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, बड़ा एक अच्छा उनका एक कहना होता था कि जब आप प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हैं और आप सपोज क्रोमेटोग्राफी कराने जा रहे हैं, और क्रोमेटोग्राफी कराने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं क्रोमेटोग्राफी के सेपरेशन में। सॉल्वेंट, आपका पार्टिकल साइज, प्लेट। तो उनका हमेशा कहना था कि जब आप कोई भी प्रैक्टिकल बच्चों को कराते हैं तो उसके दिन के एक दिन पहले आप खुद प्रैक्टिस कर लें। हो सकता है कि आपके सॉल्वेंट बराबर ना, कोई कमी रह जाए, और जब आप बच्चों के सामने डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और रिजल्ट नहीं आएगा तो आपकी परिस्थिति क्या होगी उस समय। आज की जो यंग टीचर्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपकी खुद की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं? अभी तो हमारे फैकल्टी जो यंग है बोल देते हैं, अरे नहीं कोई प्रॉब्लम होगी इसीलिए स्पॉट नहीं आया, या बोल देते हैं कि डेगेंट ऑफ रिएजेंट प्रॉपर नहीं होगा इसीलिए स्पॉट नहीं आया। अरे कहना आसान है, पर आपका दिल कचोटेगा कि क्यों रिजल्ट नहीं आया आपका। आप जब प्रैक्टिकल्स कराने जाते हैं लैब में, तो अगर आपको अगर प्रैक्टिस करके जाएं, सारी तैयारी के साथ जाएं, अगर आप तैयारी के साथ जाएंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अदरवाइज जब रिजल्ट नहीं आता है तो आप, ठीक है आप तो बच लेंगे स्टूडेंट को बोल के इधर उधर का, बोले कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, या लैब स्टूडेंट के ऊपर बोलेंगे उसने सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं बनाया होगा। अगर उसने सॉल्यूशन बनाया है तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और जो भी काम करें पैशन के साथ करें, बिलोंगिंगनेस के साथ करें। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे आपने कहा कि आप क्या साझा करना चाहेंगे, मुझे आज भी याद है जब मैं PhD कर रहा था KVI पर में, सुबह 8 बजे का कॉलेज होता था और रात को 4 बजे तक, क्योंकि मेरा वर्क पूरा फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग के ऊपर था, और फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग में भी गिनी पिग ट्रैकियल चेन के ऊपर था मेरा काफी वर्क। तो ट्रैकिया की चेन को बनाना और एक गिनी पिग को सेक्रीफाइस करके पूरी रात हमें उसके ऊपर असेंबली के ऊपर काम करना होता था, क्योंकि 4 बजे तक था तो कॉलेज होता था हमारा 3 बजे तक का। उसके बाद खाना खाने के बाद जब हम शाम को 6 बजे लैब में डिसेक्शन करने के बाद पूरी रात उसके ऊपर काम करते थे लैब में, टिश्यू के ऊपर, एनिमल टिश्यू के ऊपर, और सुबह 4 बजे मैं रूम पे जाता था। उस समय मैं बैचलर था, शादी नहीं हुई थी। 4 बजे जाता था, वापस 8 बजे कॉलेज आता था। लेकिन जो हार्डवर्क किया मैंने, जितना भी हार्डवर्क किया मैंने, उस हार्डवर्क ने मुझे पे किया। PhD में मेरा जो गुजरात यूनिवर्सिटी से है, गुजरात यूनिवर्सिटी में PhD के लिए 2 रेफरी होते हैं, एक इंडिया से रेफरी होता है, एक फॉरेन से रेफरी होता है।
मेरा मानना है कि जिस यूनिवर्सिटी में फॉरेन रेफरी कॉन्सेप्ट है, बाकी यूनिवर्सिटी की पीएचडी की वैल्यू मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर उनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, जहां पे आपका रिसर्च वर्क को एक फॉरेन रेफरी इंडोर्स करता है। तो सुखद रहा रातों को काम करना, पब्लिकेशंस करना, और मैंने कहा ना कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि डॉक्टर प्रोफेसर एनएस परमार सर के साथ काम करने का मेरा सौभाग्य रहा। करीब करीब 7 से 8 साल उनके साथ काम किया। आज वो दुनिया में नहीं है, पर मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा अपने सर का कि उन्होंने आज कैसे बात करनी है, कैसे खड़े होना है, हर चीज, छोटी छोटी सी चीजों को उन्होंने सिखाया। और इम्पोर्टेंट पार्ट है कैसे आपको नेटवर्किंग करनी है, बिकॉज सही बात। आप अगर फार्मा में हैं और अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी है लोगों के साथ, देन यू आर वेरी सक्सेसफुल। सही कहा सर। शायद इसी का परिणाम है कि हम इतने दूर बैठ के भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये आपस के तालमेल की ही बात है। ये वाकई मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। तो सर मैं अब छात्रों के लिए आपसे जरा जानना चाहूंगा कि जैसे फार्मेसी के छात्रों को अध्ययन के दौरान विषय की गंभीरता और उसमें रुचि बनाए रखने के लिए क्या-क्या उपाय किए जाने चाहिए आज के संदर्भ में, तो इस बारे में आप अपने सुझाव से हमें अनुग्रहित कीजिए। सही कहा वर्मा जी आपने। मैंने कहा ना, टीचर्स के लिए और स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए बड़ा चैलेंज है कि नॉलेज तो बहुत सारी है, समुद्र की तरह बह रही है, नदी की तरह बह रही है, आपको कितना कलेक्ट करना, कितना काम का आपको कलेक्ट करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना है कि नॉलेज को अपडेट रखें, और एक चीज में, किसी भी चीज में, स्टूडेंट के लिए और टीचर्स के लिए भी कहूंगा कि आप एक्सीलेंस डेवलप करें। अब अगर आप एक एरिया में काम कर रहे हैं, अगर आप एचपीएलसी पे काम कर रहे हैं, तो एचपीएलसी में महारत हासिल करें, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे टीचर्स हो, आपको जब मिलेगी। अगर आप टैबलेट पे काम कर रहे हैं तो टैबलेट बनाने में महारत हासिल हो, ये नहीं कि आती है सिर्फ बनाना, आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी अर्जुना की तरह। आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि ये हमें करना है। और टीचर्स को भी मैं सलाह देना चाहूंगा कि कभी भी क्लास को वन वे ना जाने दें, प्रोत्साहित करें बच्चों को कि वो क्वेश्चन पूछें। अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे और टू वे जब डायरेक्शन में हमारा कोई वार्तालाप होता है, और मैं ऑलवेज आई बिलीव क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आइडियाज, जब हमारे और सामने वाले के तो आइडियाज का क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होता है, तभी ये कोई बहुत अच्छी चीज निकलती है। तो बच्चों को प्रेरित करें कि वो क्वेश्चन पूछें, तैयार होके आए। बच्चों को पहले से बताएं कि कल आई एम गोइंग टू टेक दी ड्रग मॉर्फिन, मैं कल मॉर्फिन या ओपियम पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों को प्रेरित करें कि थोड़ा मॉर्फिन पढ़ के आए वो, और क्योंकि वो पढ़ के आएंगे ना, तो क्लास इंटरेक्टिव होगी। और क्लास कैसे इंटरेक्टिव होगी, जस्ट एक मैं एग्जांपल छोटा सा दे रहा हूं कि व्हेन आई स्टार्ट ओपियम, तो मैं स्टार्ट करता हूं कि यू नो इट्स कंटेन मॉर्फिन एंड हाउ द मॉर्फिन वर्ड इज ड्राइव्ड। अब आप हिस्ट्री पे लेके जाएंगे बच्चे को, तो इंटरेस्ट डेवलप होगा उसको। हम कहते हैं कि देखिए, मॉर्फिस इज द जर्मन वर्ड, एंड फ्रॉम मॉर्फिस मॉर्फिन इज ड्राइव्ड, एंड यू नो मॉर्फिस मीन इन जर्मन गॉड ऑफ ड्रीम्स। व्हाई? कि हम जब मॉर्फिन लेते हैं तो हमें भी हेलुसिनेशन होता है ना, तो हमें भी ड्रीम्स आते हैं, तरह तरह के हेलुसिनेशन होता है। तो वहां जर्मन में कोई मॉर्फिस नाम के देवी देवता रहे होंगे, गॉड ऑफ ड्रीम्स बोला जाता है, तो उनके नाम पे इस ड्रग का नाम, कंपाउंड का नाम दिया गया मॉर्फिन। अब ये इससे क्या होता है कि फार्माकोग्नोसी की क्लास आप इंटरेक्टिव करते हैं, आप हिस्ट्री बता रहे हैं, हाउ द वर्ड मॉर्फिस इज ड्राइव्ड, हाउ द वर्ड इज धतूरा इज ड्राइव्ड। जब आप बताते हैं कि धतूरा इज ए संस्कृत वर्ड एक्सेप्टेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम सब पढ़ते हैं धतूरा को, पर ये अगर बच्चे को पता चल गया कि अरे हमारा हिंदी वर्ड है, हमारा संस्कृत वर्ड है, पूरे वर्ड में ही धतूरा बोला जाता है, उसका जीनस ही धतूरा है,
पर संस्कृत वर्ड क्या है, DH, धतूरा, H हटा दिया उन्होंने और नाम रख दिया धतूरा। तो ऐसा ही जब हम हिस्ट्री पे स्टार्ट करते हैं और बच्चों को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि गूगल पे तो बहुत ज्ञान दिया हुआ है, पर कनेक्ट हम कैसे करते हैं बच्चों को, दैट्स ए आर्ट। कमांड क्लास में होना चाहिए, इज ए आर्ट। मैं मानता हूं कि वो परफेक्ट टीचर है जिसका क्लास में कमांड होता है। कमांड अकेला डिसिप्लिन वाला नहीं होना चाहिए। जब बच्चा आपकी क्लास में दौड़ दौड़ के आए पढ़ने के लिए, आपका सब्जेक्ट के ऊपर अगर कमांड होगा तो बच्चा अपने आप बैठेगा, विदाउट इनडिसिप्लिन बैठेगा, सुनेगा। क्योंकि जब आप उसको हिस्ट्री से कनेक्ट कर रहे हैं, उसको ट्रक को, आपका पढ़ाने का एक डिफरेंट तरीका है। आप ये नहीं कि जो बुक में पढ़ के आए हैं और आप सीधा पढ़ा के चले गए, देयर इज नो क्वेश्चन आंसर, नो इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स, तब आप एक सक्सेसफुल टीचर नहीं बन सकते। क्लास में आपको नॉलेज अपडेट करनी पड़ेगी, आपको वो पुराने नोट्स छोड़ के आपको अपडेट नॉलेज के साथ क्लास में जाना पड़ेगा और टू वे इंटरेक्शन करना पड़ेगा बच्चों के साथ, क्योंकि आज के बच्चे आपसे ज्यादा नॉलेजेबल हैं ज्ञान के बारे में, लेकिन उनको जो नहीं पता है वो पता करना है आपको। उनको हिस्ट्री नहीं पता उस चीज की, तो यू कैन स्टार्ट विद द हिस्ट्री। तो इस तरह से क्लास को इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है और हमें हमेशा प्रेरित करना चाहिए अपने स्टूडेंट को कि बेटा क्वेश्चन पूछो, क्योंकि जब तक वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे उनकी जो हिचक है वो दूर नहीं निकलेगी। सही कहा सर। आपका ये सुझाव हमारे छात्रों के साथ साथ जो हमारे शिक्षक हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि मेरा भी मानना यही है कि एक जो शिक्षक हुआ करता है वो ज्ञान और जो जो जिन्हें ज्ञान प्राप्त करना है उसके बीच एक इंटरफेस लिंक की तरह काम कर रहे होते हैं, एक प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहे होते हैं। जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो के भी वर्जन नए नए आते हैं, तो जो जितना ज्यादा यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उतना ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है, और जो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाता तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो भी डिस्कार्ड करके नए की तरफ बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है आज का यूजर जो हमारा स्टूडेंट है तो वो डेफिनेटली वो ज्यादा हाईटेक हो चुका है, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। तो हमें भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम टीचर्स हैं अपग्रेड होना पड़ेगा। मल्टीपल डिवाइस अटैचमेंट वाली बात, इनपुट और आउटपुट के बीच में बैलेंस बनाने की बात आती है। तो डेफिनेटली सर ये आपका सुझाव इसी दिशा में समय के साथ टीचर्स को भी बदलाव करना पड़ेगा और स्टूडेंट को भी बदलाव करना पड़ेगा कि स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। इंटरेक्टिव अगर नहीं है फैकल्टी तो फैकल्टी को इंसिस्ट करना पड़ेगा कि सर प्लीज गिव मी दैट आंसर। और एक बार जब आप क्वेश्चन स्टूडेंट पूछेगा तो अगली बार फैकल्टी थोड़ा तैयार होके आएगा क्लास में। जी जी जी, सही कहा आपने सर। तो सर अब इसके बाद मैं जरा कुछ पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो बौद्धिक संपदा है उससे संबंधित एक प्रश्न करना चाहूंगा। आपका भी रिसर्च प्रोफाइल बहुत अच्छा है, पब्लिकेशन भी बेहतरीन है, आपने पीजी और पीएचडी स्टूडेंट भी ये आपके अच्छे खासे निकले हैं, आपने पेटेंट भी ले रखा है। तो सर यहाँ पे इसी संदर्भ में एक अगला प्रश्न करना चाहूंगा कि अच्छे रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए और बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के क्षेत्र में पारंगत बनने के लिए छात्रों को किस प्रकार से तैयारी और मेहनत करने की जरूरत है? देखिए मेरा मानना है कि सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेंगी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं अपना एक एग्जांपल दूं कि मेरा पीएचडी कैसे स्टार्ट हुआ, डॉक्टर परमार ने कहा है यू हैव टू वर्क ऑन अस्थमा, 6 मॉडल ऑन अस्थमा, डिफरेंट मॉडल, मार्सेल स्टेबलाइजर, हिस्टामिन एरोसोल और ट्रैकियल चेन एक्सेट्रा। उसके बाद सर्च स्टार्ट किया तो अरल जम्मू तभी में मैं था तो उस समय मुझे एक पेपर मिला, फोक मेडिसिन यूजफुल इन अस्थमा इन द एरिया ऑफ कश्मीर। वो पेपर फिट्रोपेरिया में फिट्रोथेरेपिया वेल नोन जर्नल ऑफ हर्बल
प्रकाशित हुआ था, वो जर्नल ने, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत हेल्प की मेरी। उसके ड्रग्स जो थे 29 ड्रग्स उसमें उन्होंने पब्लिश किए हुए थे, ऑल फोक एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन थे। उन ट्रेडिशनल मेडिसिन में से मैंने 4 ड्रग को सिलेक्ट किया, स्टार्ट किया वर्क। उन 4 में से 2 का फाइनल सिलेक्शन करके मेरे पीएचडी वर्क में मैंने काम किया। तो मैंने एक रेशनल स्टेब्लिश किया। अभी जो जरूरत है मैं आपको बताऊं, आयुर्वेदा इज एक्सेप्टेड इन इंडिया, हर्बल इज एक्सेप्टेड इन इंडिया। उसके साथ क्या होता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड ये कहता है कि व्हाट इज द साइंटिफिक एविडेंस। आपने तो कह दिया कि दिस ड्रग इज यूजफुल इन अस्थमा इन ए ट्रेडिशनल मेडिसिन और एज ए फोक मेडिसिन, पर वर्ड ये पूछता है कि व्हाट इज द साइंटिफिक एविडेंस, क्योंकि कोई भी विश्व में आपकी दवाई नहीं लेगा विदाउट साइंस। तो हमें करना क्या है कि हमें एक्सप्लोर करना है। बहुत बड़ा मेडिसिनल प्लांट्स, अगर एक्सप्लोरेशन की आप बात करेंगे तो हमने सिर्फ 5 से 6% मेडिसिनल प्लांट पे काम किया है साइंटिफिकली अभी तक डिटेल में। 95% प्लांट पे भी काम हुआ ही नहीं है डिफरेंट डिसीजेस के ऊपर। तो हमें एक ओशन में से, समुद्र में से कुछ प्लांट्स को लेना है जो फोक मेडिसिन की तरह यूज होते हो एरिया में, ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह यूज होते हो। हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आदिवासी एरिया में जाना पड़ेगा, हिल एरिया में जाना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा कि भाई आपको खांसी होती है, जुकाम होता है तो कौन सा प्लांट आप लेते हैं। उस प्लांट का आपको पूरा बॉटनिकल स्पेसिफिकेशन बनाना पड़ेगा और उसका आपको फिर साइंटिफिकली फाइटो फार्माकोलॉजिकल वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद यू कैन गो फॉर द पेटेंट एंड यू कैन गो फॉर द पब्लिकेशंस। एक मैं सलाह देना चाहूंगा सभी मित्रों को कि डोंट गो फॉर द पेड जर्नल्स। एक बहुत बड़ी जो समस्या हमारे देश में आ गई है कि बहुत सारे पेड जर्नल्स आ गए हैं। ठीक है, यूजीसी केयर ने उसके ऊपर काम किया है, अभी भी कुछ पेड जर्नल्स यूजीसी केयर्स में भी हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो जो भी कार्य है उसको आप साइंटिफिक वे में करें, थॉरो करें और उसका अच्छे जर्नल में पब्लिकेशंस करें। मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत हाईली रेपुटेड आपको इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ 6 और 7 जाना है या नेचर जाना है आपको, जहां पे कि 22 इम्पैक्ट फैक्टर है। और इम्पैक्ट फैक्टर का ध्यान रखें, अभी बहुत सारे जो जर्नल्स हैं लो कैटेगरी के, वो भी आईएफ लिख देते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर आपका थॉमसन एंड रूटर का होना चाहिए। अगर थॉमसन एंड रूटर का इम्पैक्ट फैक्टर 1 भी है अगर आपका पब्लिकेशन का, तो मैं मानता हूं इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट। तो जहां तक बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको हमें अपने आयुर्वेदा पे काम करना पड़ेगा और आयुर्वेदा पे काम करके उसका साइंटिफिकली तरीके से हमें उसको वर्कआउट करना पड़ेगा और जो रिजल्ट आएगा उसको हमें पेटेंट करना चाहिए, चाहे वो आप किसी तरह की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। सही कहा सर। इस बात की तो अभी भी कमी है, जबकि 80s के जमाने में जब आपने अपने काम को अंजाम दिया था, उस जमाने से ही हर्बल पे विश्व का भी ध्यान गया और इंडिया में भी इंडियन गवर्नमेंट ने भी ध्यान दे के इसको काफी ज्यादा बढ़ाया है। आयुष मंत्रालय इसी संदर्भ में स्थापित भी हुआ, लेकिन अभी भी सर काम वाकई बहुत बहुत ज्यादा है, जहां तक हम अभी भी पहुंच नहीं पाए हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि आयुर्वेदा जो एक्सेप्टेबल रहा इंडिया में, और आज के सिनेरियो में देखा जाए तो योगा और आयुर्वेदा इसकी स्प्रेडिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड और एक्सेप्टेंस भी बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ऑथेंटिकेशन यानी जो ड्रग हम दे रहे हैं हर्बल या फिर आयुर्वेदिक जो कहा जाए, तो उसके ऑथेंटिकेशन के लिए हमारी जिम्मेदारी और हमारे जो इसमें इसके पीछे लगने वाले जो अपने जो लोग हैं, तो उनके ट्रेनिंग को लेते हुए काफी जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि जरा सा लापरवाही नाम बनाने की जगह नाम खराब करने की बात आ जाती है। तो इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जब बात करते हैं तो राइट के साथ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले आती है, राइट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले आती है। तो पहले हम अपने चीजों को बेहतर तरीके से समझ लें और उसके हिसाब से उसके अलग अलग जो गुण दोष हैं उसको जानते हुए हम उसको आगे लेके चलेंगे, तो डेफिनेटली जैसा आप कह रहे हैं हम आगे बढ़ेंगे और बेहतर ही करेंगे।
तो सर मैंने अभी जैसा इसी कहा वर्मा जी कि हमें साइंस करना पड़ेगा आयुर्वेदा के साथ। आयुर्वेदा जो साइंस बेस्ड है वो एक्सपीरियंस के बेस्ड पे बहुत जी अच्छा है, जी एक्सपीरियंस के बेस्ड पे। अगर हम साइंटिफिक एविडेंस देते हैं तो पूरा वर्ल्ड विल एक्सेप्ट, होल वर्ल्ड विल डेफिनेटली सर। एक्सेप्ट। जी जी जी। तो अब सर इसी बारे में हम जरा आपसे आगे भी बात कर रहे हैं अगले प्रश्न में। जैसे कि आपका स्पेशलाइजेशन सुपर स्पेशलाइजेशन फार्माकोग्नोसी का रहा है, डेफिनेटली आपका ज्यादातर काम हर्बल पे ही है। तो इसी बारे में हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि रिसर्च के काम में आपका ज्यादा योगदान, जैसे कि बताया कि हर्बल पे रहा है, तो हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ खास टिप्पणी और कुछ दिशा निर्देश दें, ताकि उनका जरा-सा ये दिलचस्पी उधर की तरफ और बढ़े यस और बेहतर काम सामने आने की उम्मीद करें। यस, जैसे हर्बल पे मेरा पूरा पीएचडी हर्बल पे था। और एक मेरा ड्रग था रसक्सीडिनिया, दूसरा था वर्जीनिया सिलिएटा। और वर्जीनिया सिलिएटा को देखिए आप, कितना अच्छा है हमारा आयुर्वेदा, और सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है वर्जीनिया सिलिएटा को हम पाषाण भेदी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है हम इसको पाषाण भेदी क्यों कहते हैं? आज तो नाम नहीं दिया गया पाषाण भेदी, हजारों साल पहले दिया गया। ये पत्थर को तोड़ के निकलता है प्लांट, पत्थर को तोड़ के निकलता है। और जब हम पाषाण भेदी को देते हैं तो हिमालय का एक प्रोडक्ट आता है सिस्टोन, हिमालय कंपनी का। और सिस्टोन का यूज होता है कि हमारा जब किडनी का स्टोन होता है इसको ये ब्रेक कर देता है। अब देखिए नेचर ने कितना अच्छा सिखाया, वहां पे वो पहले पत्थर को तोड़ के निकलता है और पत्थर को तोड़ के सरवाइव करता है वो प्लांट। और उस प्लांट का एक्सट्रैक्ट जब हम ह्यूमन को देते हैं तो किडनी स्टोन को डिजोल्व कर देता है, इसीलिए उसका नाम रखा गया पाषाण भेदी। अब दूसरा एक एग्जांपल देता हूं मैं, बुराविया डिफ्यूजा। बुराविया डिफ्यूजा इज नोन एज ए, संस्कृत इज ए पुनर्नवा। और हम इसको पुनर्नवा नाम आज नहीं, चरक संहिता से इसको पुनर्नवा कहते हैं। और पुनर्नवा का मतलब होता है फिर से नया, पुनर्नवा फिर से नया। जब लोगों ने साइंस किया इसके ऊपर, प्लांट के ऊपर, तो पता चला कि इट रीजनरेट द हेपेटिक सेल्स ऑफ लिवर, लिवर के हेपेटिक सेल्स को रीजनरेट करता है। ये इस माध्यम से आज मैं बताना चाहूंगा फार्मा लुक में कि देखिए एलोपैथी जो होती है वो लिवर सेल को किल करती है। आप पैरास्टामोल लेते हैं, पैरास्टामोल इज नॉट सेफ, इज ए हेपेटोटॉक्सिक। और जब आप पुनर्नवा लेते हैं तो पुनर्नवा रीजनरेट द हेपेटिक सेल्स। ये ब्यूटी है हमारे आयुर्वेदा की, हर्बल की। एक और मैं हर्बल का ब्यूटी आपको शेयर करूंगा कि एक ड्रग होता है, पाउडर होता है तिरिकटू, 3 बिटर ड्रग्स, पाइपर लॉन्गम, पाइपर नाइग्रम एंड जिंजर। ये तिरकटू आज से नहीं, हजारों साल से लोग दे रहे हैं बायोबिलिटी इनहेंस करने के लिए। पर 4000 साल पहले उनको ये नहीं पता था कि बायोबिलिटी कोई वर्ड होता है। उनको ये पता था कि जो भी हम आयुर्वेदिक ड्रग के साथ तिरकटू देते हैं तो इफेक्ट बढ़ता है, रिजल्ट अच्छा मिलता है। आरआरएल की टीम ने जब काम किया उसमें से पाइपरीन को आइसोलेट किया, और पाइपरीन को उन्होंने कहा कि पाइपरीन इज ए बायोबिलिटी इनहेंसर। और उन्होंने कहा कि पाइपरीन अफेक्ट द एंजाइम साइटोक्रोम P450। अब क्वेश्चन ये आता है कि 4000 साल पहले हमें नहीं पता था कि लिवर के अंदर कोई एंजाइम होता है, वो पाइपरीन से इनहिबिट होता है और ड्रग की बायोबिलिटी को बढ़ाता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी को बता रहा हूं कि हम साइंटिफिक 4000 साल पहले भी थे और आज भी हैं। 4000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि किसी भी ड्रग के साथ तिरकटू अगर आप देंगे तो ड्रग की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। उस एफिशिएंसी को आज हम साइंटिफिक वे कह रहे हैं कि इट अफेक्ट ऑन साइटोक्रोम P450। लेकिन जानकारी तो समय भी थी, सुश्रुत के समय थी, चरक के समय थी, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत के समय ये सारी जानकारियां थी। तो हर्बल का मैं कहता हूं कि अगर कोई आदमी आज की डेट में चरक संहिता का संस्कृत विश्लेषण अगर कर ले तो बहुत बड़ा रिसर्चर बन सकता है। उनके जो श्लोक हैं हम उनका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहे हैं आज की डेट में। उन श्लोकों में पता नहीं कितनी सारी संपदा छिपी हुई है हर्बल की। आज हम संस्कृत को निग्लेक्ट कर दिया है हमने।
और वो सारे जो पुराने शास्त्र हैं वो संस्कृत में है। तो चरक संहिता का अगर कोई इंटरप्रिटेशन कर ले, कुछ श्लोकों का कुछ पेज को भी पढ़ ले और उसका इंटरप्रिटेशन कर ले, तो वो आज बहुत बड़ा रिसर्चर वो हर्बल का बन सकता है। जैसे मैंने कहा ना कि आप बायोवैलिड एंसर की बात आज हम कर रहे हैं, भारत तो हजारों साल से कर रहा है बायोवैलिड एंसर की, बस उसको वर्ड याद नहीं था ये कि बायोवैलिड एंसर कुछ होता है। उनको ये पता था कि यस एफिकेसी बढ़ जाती है किसी भी ड्रग की। आज वही कैडिला फार्मा अहमदाबाद का रिफेम्पसिन और पाइपरीन, ओनली 10 मिलीग्राम पाइपरीन को ऐड कर रहे हैं वो रिफेम्पसिन में, और रिफेम्पसिन की डोज हाफ हो गई है। तो देखिए ड्रग टॉक्सिसिटी को कैसे कम कर रहा है पाइपरीन। क्यों? सेम बायोबिलिटी आपको मिल रही है 200 मिलीग्राम रिफेम्पसिन में, जो प्लेन आपको 400 मिलीग्राम में मिलती थी। तो 200 मिलीग्राम में आपने 10 मिलीग्राम पाइपरीन आइसोलेट करके रखा है उसमें, तो आपको 400 ग्राम मिलीग्राम का इफेक्ट मिल रहा है। ये ब्यूटी है हर्बल की। इतना सुंदर है हमारा आयुर्वेदा और हमारी हर्बल ड्रग्स, इसका कोई कंपटीशन नहीं वर्ल्ड में। सही कहा सर, एकदम सही कहा। ये जिसको हम साइंस कह रहे हैं आज के टाइम में, ये मॉडर्न साइंस है, जबकि हमारा जो ये आयुर्वेदा या जो भी सूत्र संहिता या चरक संहिता है, ये तो एंशियंट साइंस साइंस ये भी था। तो जाहिर सी बात है कि हमें मॉडर्न साइंस और एंशियंट साइंस को एक साथ लेके चलने की बात आएगी। जैसा कि कैडला में रेफरेंसिंग के साथ आपने कॉम्बिनेशन की बात कही, डेफिनेटली दोनों की फ्यूजन से एक नया और बेहतर, जिसको कहते हैं स्मार्ट ड्रग बनना। तो स्मार्टनेस लाने के लिए तो जाहिर सी बात है कि चीजों का युगम तो करना लाजमी है, तभी हम चीजों को आगे लेके जा पाएंगे और बेहतर बना पाएंगे। हम किसी एक चीज या एक पद्धति के साथ जुड़ के और फिर हम उसी को कहें कि एब्सोल्यूट ही यही होगा, ऐसा नहीं है। अब तो पूरा विश्व एक गांव की तरह हो गया, तो विश्व के हर क्षेत्र की चीजें जहाँ जो बेहतर है और एक ही समय में एक ही चीज के लिए जो इस्तेमाल की जा रही है, तो जाहिर सी बात है उनके बीच में हम कंपैरिजन करके और बेहतर चीज मैनकाइंड के लिए हम अवेलेबल करा पाए। तो ये जिम्मेदारी आज के रिसर्चर्स की बहुत ज्यादा बनती है, और हम आप तो दिशा निर्देशन ही करें और जो भी मौका लगे तब इसको आगे की तरफ लेके चलें। तो आज के जो हमारे मेरा छात्र हैं, मेरा मानना है कि इसमें एक अप्रोप्रिएट वर्ड जो मैं यूज करना चाहूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ आयुर्वेदा विद एलोपैथिक मेडिसिन। जहां डेफिनेटली एलोपैथिक मेडिसिन को वहां देना चाहिए और जहां इंटीग्रेशन हो सकता है आयुर्वेदा का वहां हमें करना चाहिए। जैसा आपने कहा जी ना, जी एक ही जी, पद्धति पे नहीं जाना चाहिए हमें, नहीं, हमें डिफरेंट पद्धति के कॉम्बिनेशन पे जाना चाहिए, इंटीग्रेशन पे जाना चाहिए। क्योंकि हर हर कहते हैं पैथी के अंदर, चाहे होम्योपैथ हो, ये आयुर्वेदा हो या एलोपैथ हो या यूनानी हो, हर हर पद्धति में हर बीमारी का पूरा का पूरा इलाज है ऐसा नहीं। जहां जिसमें यस, बेहतरी नजर आए, हमको उससे परहेज नहीं करना चाहिए। जैसे पुराने लोग स्टिक हो जाते थे, नहीं हमें तो एलोपैथ पे जाना ही नहीं है, हमें तो आयुर्वेदा चाहे कुछ भी हो जाए हम उस पे ही रहेंगे। तो इस तरह से ना फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मायने रखती है, जरूरी और है। जो अच्छा हो। जैसे लीवर टॉनिक की बात करें, आपने बताया पुनर्नवा बहुत अच्छा काम करता है, लीवर पे भी काम करता है, किडनी पे भी उसका है, रिजुविनेशन बहुत बेहतर करता है। जबकि एलोपैथ में ऐसा कोई भी मेडिसिन कोई नहीं है डर जो नहीं रिजुविनेशन है, को लेके आगे चल पाए। तो डेफिनेटली यहाँ लिवर पे के लिए सही है, जैसे लिवर के लिए ली कोई 52 की इंटरवेंशन बात नहीं है करें, एलोपैथी। नहीं है। जैसे ली 52 जब जॉन्डिस का पेशेंट होता है, या कि ये किडनी लीवर फंक्शन अच्छा नहीं चल रहा हो, तो अब तो मजबूरी कहिए या फिर प्रैक्टिस की बात कहिए, जो एलोपैथ के जो प्रैक्टिशनर हैं वो भी इस तरह की दवाइयां प्रेफर करते हैं और रिकमेंड भी करते हैं। तो ये प्रैक्टिस अब शुरू हो चुका है, अब वो मिथ जरा घटा है, लोगों का भरोसा अब ये हर्बल मेडिकेशन पे बढ़ता चला जा रहा है। तो डेफिनेटली सर, आपका ये सुझाव काफी मायने रखता है कि हम अपने एंशिएंट लिटरेचर को पढ़ें और जानें। और या फिर जैसे हम आप अभी संस्कृत में हाथ तंग है तो कोई बात नहीं, जो संस्कृत के ज्ञाता हैं वो इसका भाष्य सुगम हिंदी में करें, और उनके सहयोग से हम इस चीजों को और अच्छी तरह से लेके चलें। यानी कहने का मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी यदि रिसर्च को हम लेके चलें, जिनका साइंस से लेना देना नहीं है, जो लिटरेचर मास्टर हैं, तो वो हमें वो करके दें और उसको हम आगे उसका उस ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करें, तो डेफिनेटली वी बिकम ए पायोनियर इन द वर्ल्ड। जो कि यस, देखा जाए तो सरकारी
ये प्रयास उधर की तरफ चल रहा है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि पिछले 2-4 महीने पहले ही आपका डेलनेट गवर्नमेंट यानी एमएचआरडी द्वारा शुरू किया हुआ है। तो उस डेलनेट के साइट पे मैं देख रहा था कि वहाँ पे आपको एंशिएंट पांडुलिपियां भी उस तरीके की प्रिजर्व करके वहाँ पे अपलोड की गई है। मैंने कोशिश करी थी पढ़ने की सर, लेकिन जैसा आपने कहा मैं भी उसमें जरा पीछे हट गया। वो लिपि चल नहीं पा रही, जबकि वो देवनागरिकी में लिखी हुई है। पढ़ तो पा रहे हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। जैसे सुश्रुत संहिता के बारे में आपने बताया कि लिखा तो बहुत कुछ है, बहुत गूढ़ मतलब है, लेकिन वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसे इंटरप्रिटेशन नहीं कर समझने पा वाले, रहे। हाँ, वो समझने वाले लोगों, अब सारा काम एक ही जना नहीं करेगा, लेकिन जो सुपर स्पेशलाइज्ड है वो इस काम को करके हो सकता है कि हमारे आपके इस संवाद को सुन के दर्शकों में से कोई ना कोई ऐसे हों जो कि जिज्ञासु हों और उस स्तर तक पहुंच जाएं। तो शायद ये प्रयास भी हमारा सफलता की तरफ माना जाएगा कि ऐसे लिटरेचर्स का जरा सुगम सुगम भाषा में अनुवाद उपलब्ध हो, तो ये जनहित में सार्थक हो जाएगा सर। सर अब आप अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये चर्चा काफी अच्छी और बड़ी ही कहते हैं रोचक बनती चली जा रही है। तो अभी जैसे वर्तमान काल में जो वैश्विक महामारी काल अभी चल रहा है, जिसमें हम काफी आगे और सफलता की तरफ बढ़ भी रहे हैं, इससे हमारे ये फार्मेसी प्रोफेशनल्स का काफी ज्यादा योगदान रहा और उसकी सराहना भी की गई अपने ये आसपास अपने देश के स्तर पे और विश्व स्तर पे भी फार्मेसी जो है उसकी बड़ी सराहना हुई है। तो मैं आपसे इस दौरान हुए जो अनुभव हैं उसके बारे में जानना चाहूँगा कि इस कोरोना काल वैश्विक महामारी काल में आपका जो व्यक्तिगत अनुभव जो था, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएँ? मैं यही बताना चाहूँगा कि जहाँ तक जब किसी को पता नहीं था कि कोरोना क्या है, कैसे फैलता है, जो भी स्टेप लेने चाहिए थे गवर्नमेंट ने लिए, आम आदमी ने लिए। और मैं वही कह रहा था कि देखिए कि जो भी जब विपत्ति आई हमारे ऊपर कोरोना की, तो इसने काफी कुछ सिखाया हमको कि कैसे हम रह सकते हैं। क्योंकि एक चीज में हमेशा विश्वास रखता हूं मैं, नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। ट्रम्प कहते थे कि हम 4 साल और राष्ट्रपति रहेंगे, पर नहीं हुआ संभव। तो नथिंग इज परमानेंट लाइफ, कोई चीज परमानेंट नहीं लाइफ में, चेंजेस होते हैं, ये प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति ने हमें कोरोना काल में सिखाया कि सिंपल भी रहा जा सकता है, बिना होटल का खाना खाए भी घर में रहा जा सकता है दाल रोटी के साथ। हमारी जरूरतें बहुत कम है। मैं कोरोना पे एक गांधी जी को कोट करना चाहूंगा। गांधी जी ने कहा था कि नेचर कैन प्रोवाइड योर नीड्स बट नेचर कैन नॉट प्रोवाइड योर ग्रीड्स। हम ग्रीडी हो गए हैं इसीलिए प्रॉब्लम्स आई। हम नेचर के अगेंस्ट गए इसीलिए कोरोना जैसी प्रॉब्लम आई, भले वो चाइना से स्टार्ट हुई, बट नेचर के अगेंस्ट गए हम तभी तो ये कोरोना फैला। जहां तक उन्होंने जिस तरह के वो जानवर खाते थे, अगर नहीं खाते तो क्या कोरोना फैलता गया? तो ये कोरोना जो फैला वो अगेंस्ट द नेचर जाके गए। तो मैंने कहा ना कि गांधी जी ने कितने 60 साल पहले ही कह दिया था कि नेचर कैन प्रोवाइड योर नीड्स। नेचर आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, बट नेचर कैन नॉट प्रोवाइड, कैन नॉट कंप्लीट योर ग्रीड्स। आप अगर लालची हो गए हैं, जरूरत से ज्यादा लालची हो गए हैं, नेचर का शोषण करेंगे तो वो नहीं होगा। नेचर ने बता दिया कि वातावरण कैसे शुद्ध हो सकता है ना। छोटे छोटे जानवरों को भी पता चल गया कि ये जो यूनिवर्स है, ये विश्व हमारा भी है, मनुष्यों का नहीं है, हमारा भी है, उनको भी पता चल गया। और जहां तक भारत फार्मा की एक वर्ल्ड लीडर की तरह उभरा, हम पहले से ही 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फार्मास्यूटिकल से, पर आम आदमी को पता नहीं था। सिर्फ प्रोफेशनल्स को पता था कि इंडिया इज द वर्ल्ड फार्मेसी। इंटेलेक्चुअल लोगों को पता था कि वी आर द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फार्मास्यूटिकल इन द वर्ल्ड। कितने लोगों ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम सुना था? आम आदमी की बात कर रहा हूं मैं। आज हमें पता चला कि हमारे देश की स्ट्रेंथ ये है कि वन ऑफ द बिगेस्ट
largest vaccine industry in India that produce 1.5 lakh billion, हमारी population 1.3 है, 1.5 billion doses of different vaccine, एक अकेला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आज आम आदमी को पता चला कि भारत बायोटेक कैन प्रोड्यूस द इंडिजिनस कोवैक्सीन वैक्सीन। आम आदमी को आज पता चला कि इंडिया हैज सप्लाइड द हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन फॉर मोर देन 180 कंट्री, पैरास्टामोल टू 180 कंट्री। आज जो हमारे फार्मासिस्ट ने, हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्टों ने आज जो देश का नाम रोशन किया पूरे विश्व में, आज लोग कतार में खड़े हैं, ब्राजील से प्लेन आ रहा है कि कुछ वैक्सीन हमें दे दीजिए, कुछ वैक्सीन हमें दे दीजिए। तो वैक्सीनेशन और मेडिसिन में जिस तरह से भारत के फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट, फार्मास्यूटिकल कंपनियों का जो योगदान रहा है अविस्मरणीय है। उनके योगदान को भारत तो नहीं, पूरा विश्व नहीं भुला सकता। तो मेरा ये अनुभव रहा है कि कोरोना से हमने काफी कुछ सीखा कि कैसे हम सिंपल रह सकते हैं, कितने कंस्ट्रेन में हम रह सकते हैं, हमारी जरूरतें बहुत कम हैं। और दूसरा, भारत एक वर्ल्ड लीडर है, वर्ल्ड लीडर था फार्मास्यूटिकल में, पहले से था, लेकिन आम पब्लिक को पता नहीं था, पब्लिक डोमेन में ये बात पता नहीं थी, फेसबुक में लोगों को पता नहीं थी कि भारत के पास इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कि भारत के पास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसी एक कंपनी है आधार पूनावाला की, कि जो सारे विश्व को वैक्सीन सप्लाई कर सकती है। आज हमें पता चला। और वो जो कैपेबिलिटी हमने दिखाई कि जो हम एक भी N95 मास्क नहीं बनाते थे, हम पीपीई किट क्या है हम नहीं जानते थे, क्या होती पीपीई किट। आज हमारे वर्कर्स, टेलर्स, कंपनीज 5 लाख किट पर डे बना रहे हैं। पहले एक मेडिकल कॉलेज में होता था ऑक्सीजन की डिफरेंट फैसिलिटीज, आज सारी फैसिलिटीज आज अवेलेबल है मेडिकल की। तो मेरा ये मानना है कि जब हमें आवश्यकता पड़ी तो हमारे देश ने बता दिया पूरे विश्व को कि क्या कैपेबिलिटी है इस देश में, इस यंग कंट्री में क्या कैपेबिलिटी, हम क्या कर सकते हैं, ये पूरे विश्व को बता दिया। चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स में हो, चाहे वो पीपीई किट में हो, चाहे वो N95 मास्क में हो, चाहे वो वैक्सीन में, सभी क्षेत्रों में भारत ने बता दिया कि भारत कितनी बड़ी ताकत है। और भारत जब एक बार ठान लेता है किसी चीज को तो रुकता नहीं है, उसको कंप्लीट करके रहता है। सही कहा सर आपने। अब ये क्षमता वक्त आने पे ही जागृत होती है, और जो कि हमेशा ये कहते हैं हमारा देश और देश के जो नागरिक हैं उनने हर वक्त, हर ये मुसीबत के वक्त में, हर समय में ये बात साबित की है। इस बार हमारे इतिहास के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं तो हम भी इस बात के साक्षी हैं। तो ये वाकई हमारे लिए गर्व की बात है। वी पीपल आर द साइलेंट सोल्जर, तो हम तो खामोशी से काम करने वालों में से रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो शोर एकदम ही कम हो गया तो हमारी आवाज उभर के सामने आई, जबकि इतनी आवाज तो हौले हौले तो हम हमेशा ही करते रहे। और ये रातों रात होने वाला काम नहीं था, ये तो सालों से किया जाने वाला प्रयास ही इस वक्त आया। जैसे कहते हैं ना कि एक जो कैपेबल है वो लाइन में आगे आ जाओ, तो पता चले हम तो लाइन में आगे नहीं आए, लेकिन हमारे साथ या हमारे जो आगे थे वो सभी हमसे पीछे चले आए। तो जाहिर सी बात है हम ही अपने जगह पे डटे खड़े दिखे। तो yes, pharmacists are that type of personalities. yes, तो definitely सर ये तो we are proud on our pharmacists and pharmaceutical companies. डेफिनेटली सर। सर अब जब इंडस्ट्री की बात आई है, तो जैसे हम एकेडमिया से हैं, तो अगला प्रश्न मैं इसी पे लेके चलता हूँ कि जैसे ये एकेडमिया इंडस्ट्री इंटरेक्शन को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए कि एकेडमिक सिलेबस करिकुलम के बाद की बात कर रहा हूँ कि उस पाठ्यक्रम में उसकी आवश्यकता बता दी जाए, स्थापित कर दी जाए, ताकि ये जो बीच में जो एकेडमी और इंडस्ट्री के बीच में जो एक गैप है
उसको पूरा किया जा सके। यानी हमारे करिकुलम में इसको पूरी तरह से करने की बात को लेते हुए मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, क्योंकि आप ऐसे कमिटी के से जुड़े भी हुए हैं जो सिलेबस और करिकुलम को डिजाइन करती है। तो मैं इस बारे में दर्शकों की तरफ से आपकी महत्वपूर्ण राय जानना चाहूंगा। सही कहा आपने कि एकेडमिया और इंस्टीट्यूट में गैप है। जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो एकेडमिया कुछ हद तक पूरा नहीं कर पाती है। इस चीज को हमें मानना पड़ेगा। और जो कैंपस टू कॉर्पोरेट की ट्रांजिशन है स्टूडेंट की, उतना इजी नहीं है आज हमारे देश में, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं, हम जो प्रैक्टिकल्स कराते हैं, इंडस्ट्री का लुक डिफरेंट होता है। तो हम किस हर्डल को कैसे कम कर सकते हैं कि कैंपस टू कॉर्पोरेट इजी ट्रांजिशन हो। उसके लिए जैसा आपने कहा कि जब हम सिलेबस, मैं जब निर्मा यूनिवर्सिटी में था तो एक बहुत अच्छा प्रयोग किया हम लोगों ने कि हर कमेटी में मिनिमम 1 इंडस्ट्री एक्सपर्ट होता था। सिलेबस कमेटी है, फार्माकोलॉजी का सिलेबस डिजाइन करना है, 1 प्रोफेसर एंड 1 इंडस्ट्री, मिनिमम द लेवल ऑफ एजीएम और जीएम ऑफ हर्बल इंडस्ट्री। एनडीडीएस का करना है, एनडीडीएस या फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का करना है, 1 प्रोफेसर फ्रॉम रेनॉल्ड यूनिवर्सिटी, नाइपर और सम अदर प्लेसेस, एंड अनदर साइंटिस्ट फ्रॉम industry, either from Sun Pharma or either from Zydus Cadila or Cadila Pharma, and they want to come in the institute, पर हमें उनको इनवाइट करना पड़ता है। एक और जो मैंने प्रयोग किया एडवाइजरी कमेटी का, मेरा आज आईटीए में जो एडवाइजरी कमेटी है उसके प्रेसिडेंट प्रोफेसर सीके कोकाटे हैं, लेकिन साथ में डॉक्टर अजय खोपड़े सर हैं जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है सन फार्मा में, ही इज ए मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमेटी। तो जब इंस्टीट्यूट की एडवाइजरी कमेटी आप बनाएं तो आप उसमें इंडस्ट्री के लोगों को रखें, टॉप मोस्ट लोगों को रखें, और आप एकेडमिया के लोगों को रखें। तब आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्री की नीड क्या है, इंडस्ट्री व्हाट इंडस्ट्री वांट। हम पूरी तो नहीं कर सकते इंडस्ट्री की नीड, लेकिन कुछ हद तक तो हम नीड उनकी पूरी फुलफिल कर सकते हैं बाय चेंजिंग द सिलेबस अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री नीड। हम कितना इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इंडस्ट्री की नीड को, अगर हम करेंगे तो हमारे स्टूडेंट का जो ट्रांजिशन है कैंपस से कॉर्पोरेट का इजी रहेगा, ये मेरा मानना है। तो हमारी जितनी भी कमेटी होती हैं जो यूनिवर्सिटी की होती हैं, हम ये ना रखें कि ये हमारा दोस्त है इसलिए हम इसको यहाँ रख लें कमेटी में। ठीक है, आप अपने दोस्त को रख सकते हैं, पर साथ साथ में आप इंडस्ट्री के लोगों को इन्वाइट करें। इंडस्ट्री के लोग आना चाहते हैं, इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग हैं, they like academics, they love academics, but properly आपको उनको इनवाइट करना पड़ता है। आप उनको प्रॉपरली इनवाइट करें, मीटिंग्स में बुलाएं उनको और डिस्कस करें कि आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, अकॉर्डिंगली जो उनके सजेशन हो वो हम इनकॉर्पोरेट करें अपनी इंस्टीट्यूट की डिफरेंट प्रोग्रेस में और डिफरेंट कमेटियों में और सिलेबस में। तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि इससे हमारा जो गैप है इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट का, वो गैप कम करने की जरूरत है और उसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे। इंडस्ट्री एकेडमिक के पास नहीं आएगी क्योंकि उनके पास सारी सुविधाएं होती हैं। यहां मेरा मानना है कि एकेडमिक को इंडस्ट्री के पास जाना पड़ेगा। देखिए, आप कुआं चल के आपके पास नहीं आएगा, आप प्यासे हैं, कुआं चल के आपके पास नहीं आएगा, आपको कुएं के पास जाना पड़ेगा। सिंपल है। फार्मा इंडस्ट्री इंडिया का कुआं है और हम प्यासे हैं, तो हमें जाना पड़ेगा, एकेडमिक को जाना पड़ेगा। अगर एकेडमिक में हम मान लें कि हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, हमें इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं है। आने वाले समय में एकेडमिक को इंडस्ट्री के पास जाना पड़ेगा, सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो अकेले बॉस होंगे, हमें सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। हमें उनको बताना पड़ेगा कि देखिए, अगर आप हमारी हेल्प करेंगे और जब आप जिस लड़के को रिक्रूट करेंगे, वो रिक्रूटमेंट के जो स्टूडेंट है उसके पास काफी जानकारी होगी इंडस्ट्री की, तो आपकी भी ट्रेनिंग का टाइम बच जाएगा, आपका भी पैसा बचेगा। तो ये जो है ना, ये मैं मानता हूं विन विन सिचुएशन। हमें एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है
जहां पे विन विन सिचुएशन, सब जीते, कोई ना हारे। सही कहा सर, विन विन वाली बात सबको बड़ी अच्छी लगती है, और वाकई होनी होना भी यही है। मेरा भी अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है। जिस तरह से आपने इंडस्ट्री की बात कही, तो मैं रुड़की हरिद्वार जो उत्तराखंड क्षेत्र में पड़ता है, मैं फार्मा इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनके बीच में मैं बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पे मेरा भी इंडस्ट्रीज में कोरोना से पहले मैं कई इंडस्ट्रीज का विजिट कर चुका हूँ, और उनके लोग भी मेरे यहाँ आते रहे बड़े शौक से। जैसा आपने कहा कि वो आना चाहते हैं, वाकई आना चाहते हैं। तो इस तरह की बात, हमारी बात सुनना, हमारे बीच में आके अपनी बात को बताना, इस तरह की बातें हैं जो इंडस्ट्री वाकई चाहती है। और उनका कहना, जैसा कि अभी आपने कहा कि रिक्रूटमेंट तो वो हमारे ही पढ़े हुए बच्चों को लेके लेके करने की बात रहती है, तो उनका भी टाइम बचता। जैसे ट्रेनिंग पीरियड में हम ये 1 महीने के लिए भेजते हैं, जो बी फार्मा के करिकुलम का पार्ट है, जो नया पीसीआई का सिलेबस है उसके हिसाब से। तो 1 महीने में तो वो सिर्फ वह देख के आ पाते हैं कि इंडस्ट्री में काम कैसे हो रहा है, डिसिप्लिन क्या है। ऐसा जब तक वो वहाँ रमते हैं, इससे पहले तो इन्हें कॉलेज में हम वापस बुला लेते हैं, बच्चे वापस आ जाओ। तो वो वाली बात नहीं आ पाती। जिस तरह से सही। कभी इंजीनियरिंग के करिकुलम का पार्ट रहा है कि उनका एक सेमेस्टर पूरी तरह से इंडस्ट्री में रहे, तो जाहिर सी बात है एक एज ए ट्रेनिंग वो वहां जाएं, और यदि इनका कंट्रीब्यूशन इस तरह का हो, तो डेफिनेटली वो कहते हैं वहां उन्हें भी कुछ ना कुछ रेमुनरेशन मिले, और मोटिवेशन बच्चों का भी हो कि हम जा रहे हैं तो हमारे हमें सीखने को मिल रहा है, कुछ ऐसी बात। तो अलग अलग मंच पे इस तरह की बात होती भी आई है। जो कि आप भी यही बात कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी कहीं ना कहीं स्थापित होगी, जो आपने अभी बात इंडस्ट्री एकेडमिक गैप को फिल करने की बात कही है। तो 2 कदम हम बढ़े, 1 कदम वो बढ़े, तो जाहिर सी बात है नजदीकी बढ़ेगी और गैप कम होगा। सर, अब इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए एक प्रश्न, जो आज के युवा शिक्षक हैं, जो अभी अपने एम फार्मा को या अपनी हायर स्टडी को पूरा करने के बाद जो एकेडमिया की तरफ, एक्सीलेंस की तरफ आने का सोच के आते हैं, तो उसके उनके लिए आपकी तरफ से हम चाहेंगे कि आप अपनी उम्मीदों के बारे में बताएं कि आज के जो युवा शिक्षक जो एकेडमिया में आ रहे हैं, उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो कैसे हों, किस तरीके से वर्मा जी, करें। मेरा मानना है कि अगर पैशन नहीं है टीचिंग का तो नहीं आना चाहिए उनको। मेरा मानना, पर्सनल मानना है। क्योंकि अगर आपने आप में पैशन, अगर पैशन है सब्जेक्ट के लिए, फार्मेसी के लिए, टीचिंग के लिए, तो टीचिंग में आना चाहिए। क्योंकि बिना पैशन, और दूसरा, अगर आप जिस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं उसका सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये मेरा इंस्टीट्यूट है। जैसे मैंने कहा ना, आपसे पहले ही कहा था कि अगर इंस्टीट्यूट ग्रो करेगा तो आप ग्रो करेंगे। अभी एक जनरेशन क्या होती है, हमारे पास आती है 1 साल 2 साल में बोलते हैं सर वो सैलरी नहीं बढ़ रही इसलिए हम छोड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई अभी आपका कंट्रीब्यूशन तो देखो, आप अभी 1 साल हुआ आपको, 2 साल हुआ, है ना। आप अभी अपना डेडिकेशन शो कहाँ किया आपने, अभी डेडिकेशन दिखाओ, डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। पर पैशन की कमी है। और लाइफ में क्या चाहिए अभी यंग लोगों को, जो मैंने तो पहले नहीं था, इंस्टेंट कॉफी जैसा चाहिए उनको। और ये इंस्टेंट कोई चीज नहीं हो सकती लाइफ में, मैं मानता हूँ, है ना। तुरंत तरक्की नहीं हो सकती। कॉफी तो इंस्टेंट हो सकती है कि आपने इंस्टेंट कॉफी बना ली, पर आपकी ग्रोथ इंस्टेंट नहीं हो सकती है। फॉर ग्रोथ यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू गिव योर डिवोशन एंड डेडिकेशन। एंड जब आप पैशन के साथ काम करेंगे तो वही मैंने कहा, प्रैक्टिस करें, सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ अच्छी हो, नॉलेज अच्छी हो आपकी। स्टूडेंट क्लास दौड़ दौड़ के आपकी क्लास अटेंड करने आएगा, क्योंकि वो कुछ नया सीखने के मकसद से आएगा कि ये वाले सर की क्लासेस में कुछ नया होता है, समथिंग न्यू। स्टूडेंट को मोटिवेट करें कि वो क्वेश्चन पूछें। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट, अगर आपको नहीं पता है तो पोलाइटली उसको कहें कि डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर इन नेक्स्ट लेक्चर। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको सब चीज की ज्ञाता हो, आप सब चीज के ज्ञाता हो। अगर आप यंग हैं, नहीं पता है कोई चीज, तो बच्चों को बोले ओके नो प्रॉब्लम, दैट आई विल कम नेक्स्ट लेक्चर, आई विल गिव यू दैट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगले लेक्चर में दूंगा आपको।
तो ये जरूरी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि विद पैशन इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी प्रोफेशन। आप इंडस्ट्री में हो, एकेडमिक में हो, हॉस्पिटल में हो, कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, इफ यू हैव ए सम पैशन फॉर योर सब्जेक्ट, फॉर योर प्रोफेशन, अगर फार्मेसी के लिए आपका पैशन है और टीचिंग के लिए अगर आपका पैशन है, तो ही आप टीचिंग ज्वाइन करिएगा, डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। सही कहा सर, आपने लाख टके की बात कहे। तो पैशन और बिलोंगिंगनेस, यही सब कुछ है। ये पर्सनल लाइफ में भी, ये प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेस का यही एक मात्र मंत्रा है जो किसी को भी तरक्की के मकाम के वो शिखर तक लेके जाए, मकाम ही नहीं शिखर तक पहुंचा दे। तो डेफिनेटली सर, ये काफी महत्वपूर्ण बात आपने हमारे दर्शकों को बताई। सर, एक ऐसे आखिरी तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बात काफी रोचक होती जा रही है और आपसे सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन वक्त की भी जैसा हम लेके चलें तो इसमें अब देखा जाए तो इस नए दौर में हमारे युवा फार्मासिस्ट, टीचर, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री, मार्केटिंग और अन्य क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं हमारे जो फार्मेसी के प्रोफेशनल्स हैं, उनके बारे में आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा वही संदेश है कि अगर आप मार्केटिंग में हो तो पैशनेट होकर मार्केटिंग करें, नॉलेज को अपडेट करें। इंडस्ट्री में है तो पैशन के साथ काम करें और फोकस्ड रहें। फोकस रहना बहुत जरूरी है। हमेशा मैं एक हमारे जब स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है तो एक चीज मैं पूछता हूँ लोगों से कि आपने कभी तांगा देखा है? बच्चे आज की नई जनरेशन ने तांगा नहीं देखा। फिर हम बोलते हैं घोड़ा गाड़ी देखी है, तो कई बच्चे बोलते हैं हाँ सर, घोड़ा तांगा नाम नहीं सुना, क्योंकि तांगा मैं बचपन में बैठा हूँ और छोटे शहरों में चलता था। घोड़ा गाड़ी से वो समझ जाते हैं कि घोड़ा गाड़ी क्या होती है। मैं उनसे कहता हूँ कि घोड़ा गाड़ी में देखा है कभी घोड़े को? बोले सर देखा है। मैंने कहा वो ऐसा क्यों रहता है उसका? तो बोलते नहीं पता सर ऐसा क्यों पैक रहता है। मैंने कहा पैक इसलिए रहता है कि उसका फोकस सामने होना चाहिए। अगर वो दाएं बाएं देखेगा तो एक्सीडेंट कर देगा तांगे का। इसलिए उसके मालिक को पता है तो वो फोकस्ड है, सामने देखना है। हमारी लाइफ भी ऐसी होना चाहिए, कुछ फोकस्ड होनी चाहिए। और मैं तो हमेशा लास्ट वर्ड यूज करूंगा कि ये हमारा विजन और मिशन अर्जुना की तरह होना चाहिए। जब गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा दे रहे थे तो पांडवों व कौरवों दोनों को पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने पूछा निशाना लगाते वक्त, दुर्योधन से भी पूछा, बाकी पांडवों से पूछा कि क्या दिख रहा है पेड़ पे? तो किसी ने कहा चिड़िया दिख रही है, किसी ने कहा पत्तियां दिख रही हैं, तरह तरह के आंसर दिए। जब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव मुझे तो चिड़िया की आंख दिख रही है सिर्फ, मेरा लक्ष्य चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने का है। अगर हम लक्ष्य निर्धारण कर लेंगे कि चिड़िया की आंख हमारा लक्ष्य है, तो सफलता कहीं नहीं जाएगी, आपको सफलता मिलेगी। तो हमें एक अर्जुना की तरह फोकस होके, हमें लक्ष्य, अपना गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, अगर हम ये बना लेंगे तो जो हर्डल्स हैं लाइफ के काफी कम हो जाएंगे। क्योंकि विद दिस, एक हमेशा कहता हूं कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप उनकी स्टोरी पढ़ें तो पेनफुल है उनकी लाइफ। स्टार्टिंग लाइफ बहुत पेनफुल है, एंडिंग बहुत सक्सेसफुल है उनकी। मैं निर्मा यूनिवर्सिटी में था, अगर आप करसन भाई जी को देखें तो करसन भाई साइकिल पे वॉशिंग पाउडर बेचते थे। बड़ा पेनफुल स्टोरी रहा है उनका स्टार्टिंग का, लेकिन सक्सेसफुल एंडिंग है कि आज वो यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी चला रहे हैं, पेट्रोकेमिकल बिजनेस है, सीमेंट इंडस्ट्री है, सब कुछ है। आप धीरू भाई अंबानी को देख लें कि जो एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालते थे गल्फ में, आज कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित करके गए। किसी को भी देख लें आप, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर को देख लें आप, स्टार्टिंग में क्या एक सिंपल विचारक थे, छोटे से रूम में रहते थे अहमदाबाद के संघ के। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देख लें आप, कलाम साहब को देख लें, एपीजे अब्दुल कलाम, सब लाइक करते हैं उनको। तो
कलाम साहब का बचपन कहाँ, एक मछुआरे पिताजी थे, छोटे से गांव में पैदा हुए, लेकिन अपने ड्रीम्स हमेशा उन्होंने हाई रखे और उनका लक्ष्य था देश सेवा, और देश सेवा की उन्होंने। और एंडिंग देखिए आप, एक आइडियल गुरु की जो एंड होती है, पोडियम पर गिर गए वो, किसी से उन्होंने हेल्प नहीं मांगी, जाते वक्त भी एक टीचर की तरह गए, पूरी लाइफ उन्होंने एज ए टीचर की तरह निकाली। और मैं मानता हूं कि एक टीचर का एंड कितना अच्छा हो सकता है, वो मैंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एंड देखा कि बोलते बोलते पोडियम पे गिर गए वो, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही वाज कोलैप्स्ड। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप अर्जुना की तरह अपने लक्ष्य को भेदने के लिए तैयार हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको फोकस रहना पड़ेगा, आपको अपने आप में पैशन क्रिएट करना पड़ेगा, और जैसे मैंने पहले कहा कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विद द ऑर्गेनाइजेशंस, जहां आप काम करते हैं उसके साथ आपको एक बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ। धन्यवाद सर, आपके साथ वार्तालाप काफी प्रेरक और मैं कहूँ तो धन्यवाद। भावुक रहा सर, भावुक रहा सर। काफी अच्छा रहा आपके साथ, ऑलमोस्ट 1 घंटा 50 मिनट का कन्वर्सेशन। मैं सोच के आया जी था कि जी 35-40 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, जी। लेकिन नहीं सर, अमित धन्यवाद वार्तालाप देना चाहूंगा। बहुत अच्छा। जी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अमित झा जी का, कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। और मेरा मानना है कि जो ये मैसेज है, और ये अगर कुछ लोगों तक जाता है और अपने आप को वो थोड़ा चेंज करते हैं, तो डेफिनेटली सक्सेसफुल। तो टेक होम मैसेज यही है हमारा कि पैशन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड वर्क हार्ड। और जैसा मैंने कहा कि अगेन मैं उसी चीज को रिपीट करूंगा द्रोणाचार्य जी के, कि द्रोणाचार्य ने कहा था अर्जुन से, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्ड वर्क कोई भी लक्ष्य का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं जिस फील्ड में भी हैं तो आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। और जैसा कि हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस देश के वासी और पूरा समस्त विश्व निरोगी हो और इस कोरोना संकट से सबको जल्दी से जल्दी मुक्ति मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।